बजे निकलेंगे। नमस्कार आप सभी का अजय भारत के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। आयुर्वेद की पूरे विश्व में जय जयकार, इस मंत्र के साथ, इस विजन के साथ में हमारा एक दूसरा भाग आयुर्वेद सीरीज का आज आप सब लोगों के बीच में रखते हुए पूरे अजय भारत प्रकल्प को बहुत हर्ष हो रहा है। आप सभी अजय भारत प्रकल्प का एक हिस्सा हैं, इसलिए हमारा संवेद हर्ष जो है वो आप सबकी भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। पिछली बार के सेशन में हमने डॉक्टर अमित काशिद को सुना। ऐसा लग रहा था कि एक एक पल, एक एक वाक्य उनका जो है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और वो हमारे दिल दिमाग में उतरता जा रहा था। और आज के सेशन में भी बहुत सारी जानकारियां वर्षा ऋतु में, इस चतुर्मास के संबंध में और चतुर्मास के साथ आयुर्वेद के संबंध में, हेल्थ के संबंध में हमें प्राप्त होने जाएगी। इसके लिए एक बार पुनः उनका आभार है। कार्यक्रम को शुरू करने के पहले आइए 2 मिनट परमपिता परमात्मा का हम ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें कि हमको इस कार्यक्रम में जितनी भी बातें आज हमें पता चलेगी वो सब हमारे जीवन में उतरे, वो नियम, वो ऋतुचर्या हमारे जीवन में उतरे। और सद्बुद्धि की प्रार्थना हम भगवान से करेंगे। कमर सीधी करके बैठें, दोनों हाथों को गोद में रखें। परमपिता परमात्मा भगवान नारायण के दिव्य प्रतीक के रूप में उगते हुए सूर्य का ध्यान करें। वही परमात्मा जो वैकुंठ में है, वही परमात्मा इस सूर्य की सविता में प्रकाशित है। वही परमात्मा आयुर्वेद में धन्वंतरी के रूप से व्याप्त है। वही परमात्मा कैलाश पर शिव शंकर के रूप में है। वही परमात्मा ब्रह्मलोक में ब्रह्मा होके और सृष्टि के कण कण में बैठे हैं और हम सब नरों में नारायण रूप से बैठे हैं। ऐसे परमपिता परमात्मा श्री नर नारायण के चरणों में प्रणाम करते हुए गायत्री मंत्र से सद्बुद्धि की प्रार्थना करेंगे और फिर आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ एवं तेजस्वी परमात्मा, हम आपके सुंदर और दिव्य तेज को वरण करते हैं, आपके दिव्य तेज का ध्यान करते हैं। आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। ओम शांति शांति शांति। आप सबका स्वागत है। कैमरा अगर ऑन कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। चर्चा में वक्ता को एक विशेष रूप से कंफर्ट मिलता है जब हम अपनी तरफ से अपनी श्रद्धा का प्रदर्शन है, ये बेसिकली काले पर्दों के पीछे न बैठ के हम प्रकाश के पुजारी हैं, प्रकाश के शिष्य हैं, तो उस प्रकाशमय उपस्थिति में हम आज के सेशन को करें और जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे आज के वक्ता डॉक्टर अमित काशिद का, जो सीधे महाराष्ट्र की धरती से, ओतुर से आपके साथ में यहाँ लाइव जुड़ रहे हैं। एमडी आयुर्वेदा हैं और बड़े समय से आयुर्वेद के ऊपर गहरी पकड़ है। अनेकों रोगियों को इन्होंने ठीक किया है और आयुर्वेद के चिकित्सा शास्त्र के एक मूर्धन्य विद्वान, ऐसा हम सबका सौभाग्य है। डॉक्टर अमित काशिद, आपको हमारे बीच में अजय भारत प्रकल्प का हिस्सा देखते हुए हमें बड़ा सौभाग्य और गर्व होता है कि ऐसे महान विभूतियां भी हमारे बीच में है। तो बहुत बहुत स्वागत आपका और आज के सेशन को आप शुरू करें, ये प्रार्थना है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हमने सर हमारा जो सब्जेक्ट था वो बीच में ही ये हो गया था। ये सेकंड सेशन चल रहा है, द यूर द हेल्थ विद द आयुर्वेद इन द रेनी सीजन। मैं दिल से अजय भारत प्रकल्प और
लाइफ चैंपियन इकोसिस्टम, इनको मन से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने ये मंच मेरे लिए उपलब्ध करके दिया। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल विजिबल। हाँ सर। पिछले बार हमने कर्ड के बारे में, दही के बारे में ये किया था। तो शायद मैं ऐसा समझता हूँ कि सभी को अच्छी तरह से पता हो गया होगा कि खाने की नियम क्या है, हमारी ऋतुचर्या क्या है, हमारी दिनचर्या क्या है, और उसमें ऋतु कैसे बनता है, ऋतु में एक्चुअली ऋतु कैसे डिवाइड होते हैं, ऋतु यानी क्या, एक प्रहर यानी क्या, एक मुहूर्त यानी क्या, और उस हिसाब से हम किस तरह हमारा रेजिमेंट और हमारी लाइफ टाइप होनी चाहिए, उस अंदाज में ही हम आगे का नेक्स्ट अभी चालू कर देते हैं। दही के बारे में तो हमने डिस्कस कर दिया था कि दही क्या है, दही से क्या होता है, और वर्षा ऋतु यानी इस रेनी सीजन में हम दही और तक्र यानी छाछ का सेवन करना है या नहीं, तो करना है। क्यों करना है? क्योंकि जो दही है और जो छाछ है वो उष्ण प्रवृत्ति के रहते हैं, और इसमें वात शमन के लिए हमें उनका ये कार्य बहुत ही जरूरी है। लेकिन दही का सेवन, उसके नियम, इसके बारे में भी हमने बात की थी कि दही के गुण तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो ताजा होना चाहिए, गाय का दूध का होना चाहिए, बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, रात में सेवन ना करे, कभी भी अकेला सेवन ना करे, उसके साथ मूंग, आंवला, शहद, घी और शक्कर के साथ सेवन करे। उसी के साथ दही रात में सेवन नहीं करना है, प्रतिदिन नहीं करना है, बहुत कम मात्रा में करना है, कभी भी गर्म करके नहीं खाना है, और वसंत, ग्रीष्म और शरद ऋतु में बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो इसके बाद का जो टॉपिक आता है वो छाछ से रिलेटेड है, तक्र से रिलेटेड है। तो हमारे इसमें बहुत सारे प्रेजेंट है, तो क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ कि छाछ या तक्र बटर मिल्क कैसे बनता है? कोई बता सकता है? दही को मथ के। हाँ, दही को मथ के यानी मंथन एक संस्कार है, और उन संस्कारों से ही गुण में परिवर्तन होता है। संस्कारों ही गुणांतरधान बोल के। तो अगर हम अगर कंपेयर करें, और दही है, कर्ड है और बटर मिल्क है, तो दोनों के कंपेरेटिव में दोनों के गुण जो है वो पूरी तरह से अलग है, और उसका बहुत अच्छी तरह से जो डिफरेंस है वो आता है। तो छाछ है, तक्र जो है, उसमें भी 5 प्रकार के टाइप्स है। एक घोल, मथित, तक्र, उदश्वित और छच्छिका। तो अपभ्रंश में हम कुछ भी बोलते हैं, मंथन किया ही है, तक्र जब बनता ही है, जब उसको हम मथते हैं, तो चर्निंग करते हैं, उसके बाद ही उसको तक्र संज्ञा प्राप्त होती है। लेकिन जो घोल है वो बिना जल मिलाए, मलाई के सहित, यानी सिर्फ दही को अगर हम मथते हैं, तो उसको जो बनता है उसको घोल कहते हैं। मथित जो है, दही की, उसमें ही दही की मलाई अगर निकाले और उसमें बिल्कुल भी पानी ना मिक्स करे, तो उसको हम मथित कहते हैं। जो तक्र है, जो ओरिजिनल, जिसके बारे में हम सब छाछ या बटर मिल्क कहते हैं, तो दही में एक चतुर्थांश जल मिला के, अगर लगभग एक लीटर अगर नहीं तो 100 ml अगर दही है, तो उसमें 25 ml जब हम जल मिक्स करते हैं और उसको मथते हैं, तो उसको बोलते हैं तक्र। अगर वो थोड़ा सा खट्टा है, ऐसा अगर हमें लगता है, तो हम उसको आधे और 50 ml जल मिक्स करते हैं, तो उसको हम उदश्वित कहते हैं। और छच्छिका यानी दही को मथकर मक्खन निकालते हैं और पुनः उसी में अधिक मात्रा में जल मिक्स करते हैं, तो उसको छच्छिका कहते हैं। ये बात करने में ये क्यों बता रहा हूँ? जब हम तक्र की बात करते हैं या बटर मिल्क की बात करते हैं, तो हमें उधर तक्र ये अपेक्षित है। बहुत जगह पे छाछ बोलते हैं, और उस उनकी टेस्ट भी अलग रहती है।
तो छाछ यानी बटर मिल्क, इसका मतलब ये नहीं है। मंथन संस्कार तो एक ही है, लेकिन उसके जो गुण है, वो गुणों में बहुत कुछ डिफरेंस आ जाता है। तो तक्र तक्र हल्का रहता है, मधुर कषाय आम्ल रस वाला रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़ाने में बहुत ही कारीगर है, कफ और वात का शमन करता है, नाशक है। तो दही से सूजन बढ़ती थी, उसके उल्टा तक्र से सूजन कम होती है। अगर किसी को बहुत ज्यादा सूजन है, पैरों में सूजन आती है, तो वो तक्र से कम हो जाती है। उसमें अगर प्रोटीन की मात्रा भी बहुत अच्छी स्तर पे रहती है, तो उसके वजह से भी पेशेंट को बहुत ही सुधार आता है। जलोदर है, पेट में पानी बनता है, खास करके तीन व्याधि जिसमें तक्र यही मेडिसिन है। एक है बवासीर, दूसरी है ग्रहणी। ग्रहणी यानी जब पेशेंट बहुत बार टॉयलेट को जाता है, जाने के बाद ऐसे भसरट मल प्रवृत्ति होती है, ऐसे बंद के नहीं होती। तो कोलाइटिस उसको, की बात कर रहे हैं आप? नहीं सर, कोलाइटिस में तो फ्रीक्वेंसी रहती है, लेकिन कभी कभी बहुत ही यानी लिक्विड ज्यादा रहती है। ये थोड़ा सॉलिड टाइप में आता है, वो दोनों ओके। के बीच की जो अवस्था है, तो उसको ग्रहणी कहते हैं। बाद में अतिसार यानी पूरी तरह से दस्त ही लगे हैं, मूत्र गुच्छ, पेट में पेशाब की वजह से कुछ दर्द हो रहा है, अरुचि है, अच्छी तरह से भूख नहीं लगती है, पेट में किसी भी प्रकार की ग्रंथि है, या पेट में गोले आ जाता है, कुछ खाने के बाद ऐसा लगता है कि मेरे पेट में गोला ऐसे घूम रहा है। प्लीहा रोग है यानी स्प्लिनोमेगाली है। पांडु रोग है, पांडु रोग यानी एनीमिया, और एनीमिया से रिलेटेड ही जब पथरी को सूजन आ जाता है, हम उसको आग्नेयशय कहते हैं, स्प्लीन कहते हैं, स्प्लिनोमेगाली कहते हैं। उसमें तक्र बहुत अमृत समान काम करता है। तो वात दोष के अधिक जब हर कोई की एक प्रकृति रहती है, तो अगर वात दोष के यानी बहुत लीन पर्सनैलिटी है, तो उसमें अल्प अम्ल रस युक्त उसमें थोड़ा सा सूंठ और सेंधा नमक हम जब मिलाते हैं, तो उसको बहुत अच्छी तरह से राहत देता है, और वात रोगों का और वात प्रकृति का शमन हो जाता है। पित्त की किसी को तकलीफ है और उसको लगता है कि छाछ पीने के बाद उसको पित्त की कुछ एसिडिटी हो जाती है, जलन हो जाती है, तो ऐसे में मधुर रस युक्त तक्र, उसमें चीनी थोड़ी मात्रा में मिक्स करके अगर वो पान करता है, तो पित्त के रिलेटेड बीमारियां कम हो जाती है। कब से रिलेटेड है? और तो उसमें हम सूंठ, मिर्च, यानी काली मिर्च, पिपर एवं कोई भी क्षार या यव क्षार अगर उसमें मिक्स करते हैं, तो कब से रिलेटेड जो कुछ भी उनकी तकलीफ है, जैसे खाने के बाद उसको बहुत हेवीनेस लगता है, खाने के बाद उनको नींद आती है, तो इस जो समस्या है ये कब से रिलेटेड है, तो तक्र से वो कम हो जाती है। ग्रहणी आदि रोगों में तक्र हितकारक है। उनमें सिर्फ तक्र ही ऐसी चीज है जो पथ्य कारक है, और जो उनको उनका हेल्थ मेंटेन करने में बहुत ही ज्यादा मदद होती है। तो तक्र डाइजेशन के लिए बहुत ही यानी बहुत लाइट होने की वजह से, लघु होने से वो मल का संग्रहण भी करता है। मधुर विपाक होने से पित्त बिल्कुल भी कुपित नहीं होता। अम्ल रस है, खट्टा है, उष्ण वीर्य है, अग्निदीपक है, वीर्यवर्धक है, तृप्ति कारक होने से वातनाशक है। हम उसके साथ तुरट यानी कषाय रस युक्त उष्ण वीर्य और रुक्ष होने से कफनाशक है। तो इससे वात भी कम हो जाता है, पित्त भी कंट्रोल में रहता है, और कफ भी कंट्रोल में रहता है। और इसकी सबसे ज्यादा जो बात है कि तक्र का सेवन करने वाला व्यक्ति कभी भी बीमार नहीं होता, और तक्र के प्रभाव से जो रोग नष्ट होते हैं, वो पुनः कभी भी पुनरुत्पादित नहीं होते। तक ये सब बात हो गई, लेकिन फिर भी जो तक्र के गुण है, वो अगर किसी पेशेंट में, हर हर पेशेंट में हम तक्र नहीं दे सकते, वो छाछ नहीं दे सकते, बटर मिल्क नहीं दे सकते। कब नहीं दे सकते? जैसे ऊरक्षत है, लंग से रिलेटेड कुछ तो इन्फेक्शन है, और उससे पेशेंट का बहुत ही ज्यादा वेट लॉस हो गया है। इस अवस्था में हम बिल्कुल भी छाछ पीने को नहीं देंगे, क्योंकि बाय द वे ये सभी उनके उसके अच्छे गुण है, लेकिन फिर भी ये वेट उसका और वेट कम करेगा,
और ज्यादा उष्णता बढ़ाएगा और उससे और ज्यादा तकलीफ हो सकती है। उष्ण काल में हम नहीं देंगे। दुर्बल अवस्था यानी बहुत ही लीन पर्सनैलिटी है, बहुत ही दुर्बल है, ज्यादा उसको बल नहीं है, मूर्छित होने वाला आदमी है, किसी किसी को बार बार चक्कर आ जाती है, कभी कभी किसी को पूरे बदन में दाह रहता है, या रक्त पित्त जैसे बवासीर से बहुत ज्यादा खून आता है, नाक से खून आ जाता है, पीरियड में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, उस समय हम छाछ का पान या तक्र का पान नहीं करने के लिए बोलते। तो मेरा एक क्वेश्चन है, हमने जो इधर उष्ण काल जो बोला है वो उष्ण काल से हम क्या समझेंगे? उष्ण काल से आप क्या समझे? ऐसे मैंने पिछले ही बार बोला था हमारे 6 ऋतु है, तो उसमें उष्ण ये गर्मी का काल कौन मौसम हो सा गया है? उसमें साल मतलब। हाँ, लेकिन कौन सा? मई जून। मई अप्रैल जून, मई लेकिन जून। ऋतु ये कौन सी है? हमने पिछली बार ऋतुओं के ग्रीष्म हिसाब से ऋतु। ही क्लासिफिकेशन किया था। तो उसमें कौन सा ऋतु उष्ण है, कौन से ऋतु शीत है? अच्छा। ग्रीष्म ऋतु। हाँ, ग्रीष्म ऋतु और वसंत ऋतु और शरद ऋतु। यानी गर्मी के पहले का जो मौसम है यानी वसंत ऋतु है, जो लगभग गुड़ी पाड़वा से या मार्च से ही चालू हो जाता है, या वसंत तो ठंडी में आता है ना एक्चुअली में। हाँ, नहीं, उसके बाद में आता है, जब उसके गर्मी जब चालू हो जाती है तब वो जाके बढ़ता है, उसके बाद में ग्रीष्म, और बाद में अभी ये वर्षा चालू है, इसके बाद जो आने वाला जो ऋतु है वो है शरद ऋतु। ओके। तो इस ऋतु में छाछ या जो कर्ड है और बटर मिल्क है, इसका पान हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उससे और ज्यादा गर्मी बढ़ेगी और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। बात समझ में आई आपको? ये अपने आप में बड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि ज्यादातर लोग गर्मियों में गर्मियों छाछ में ही का ज्यादा पीते सेवन हैं, करते हाँ। हैं। और उनको ऐसा लगता है कि उनसे उनको उनको बहुत ज्यादा ठंडावट मिलेगी, लेकिन और ज्यादा उनकी हीट बढ़ते रहते हैं। दूसरी बात ऐसी है, वो स्पर्श में शीत है। जब वो कोई उनको स्पर्श करता है तो उनका लगता है अरे कितना ठंडा है, लेकिन जो पान करता है तब उसके बाद पता चलता है कि वो बहुत ही ज्यादा गर्मी पैदा करता है। जैसे कुमारी सोरस है, एलोवेरा है, जब वो आप उसको एक्सटर्नल यूज करेंगे तो आप बोलेंगे वो बर्फ का उसका दूसरा नाम ही शायद एलोवेरा है। लेकिन जब आप वो इंटरनल यूज करते हैं तो इतनी ज्यादा हीट बढ़ाता है कि अनकंट्रोल हीट बढ़ती है। तो उसके रिलेटेड ही लेडीज को उसका सेवन करने के लिए बोलते हैं। लेकिन अगला क्वेश्चन है कि हम तक्र यानी जो छाछ है या बटर मिल्क है वो कब सेवन करना चाहिए? गर्मी के सीजन में नहीं करेंगे, ठीक है, अगर किया तो कम करेंगे। उसके साथ क्या क्या मिक्स करना है वो भी हमने डिस्कस किया। लेकिन छाछ कब पीते हैं? आपने खाना चालू किया है तो छाछ का सेवन कब करेंगे? अमूमन आखिरी में करते हैं लोग। खाना खाने से पहले। खाना खाने से पहले। और कोई? एक्चुअली में जनरली बोलते हैं खाना खाने के साथ ही होना चाहिए, जैसे खाना के लिए डाइजेशन के हिसाब से। हाँ। और और कोई? खाने से पहले हो गया, खाने के बीच में हो गया, खाने के बाद हो गया। तो खाना कब है, उसको हम इनटेक कब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? ये क्यों करना है, ये बात अगर आपको आपको समझ में आ गई तो और उसके रिलेटेड और बातें भी आपको समझ में आएंगी। खाना कब है यानी वो जो उसको जो पीना है, तो उसका पान कब करते हैं? रुचि जी, आप बता सकते हैं? दिन के समय में। हाँ, दिन के समय में तो वो तो पता चला, रात में तो नहीं लेने का है। लेकिन हम्म। कब लेने का है? खाने से पहले, खाना चालू हुआ है उस वक्त, या खाने के बाद? और क्यों? जनरली हम लोग तो खाने के बाद ही लेते हैं। लेकिन क्यों? खाना डाइजेस्ट होता है। वो तो डाइजेस्टिव है, तो वो तो पता ही चला, इतना सब उसके गुणी का अभी हमने वर्णन ही किया। फिर लेमन जूस वगैरह बाकी का क्यों नहीं लेते? वो भी डाइजेशन करने में पूर्ति करता है, लेकिन पर्टिकुलर ये क्यों? इसका रीजन है कि वो कषाय रस से है। कषाय रस यानी आपको पता चला मैं क्या कहना चाहता हूं?
सुनील जी, सर क्या बोला है आपने? कषाय रस यानी 6 रस होते हैं, मधुर, आम्ल, लवण। तीखा रहता है, कटु रहता है यानी बहुत ही कड़वा रहता है। अल्कलाइन अल्कलाइन कर दो। अल्कलाइन उसको हम कषाय बोलते, तुरड़ बोलते हैं। फिटकरी का जो ये रहता है ना, जो उसका ये रहता है। तो हमारे 6 रस है और उसका पान उसी तरह से किया जाता है। खाने के बाद हम कसेले रस का सेवन करते हैं। जैसे पान हो गया, सुपारी हो गई, बड़ी सौंफ हो गई, छाछ हो गया। ये सभी जो चीजें हैं, ये सभी चीजें खट्टे रस के साथ ही उसमें कषाय रस भी है। एस्ट्रिंजेंट टेस्ट बोलते हैं हम उसको। तो एस्ट्रिंजेंट होने के वजह से हम खाने के बाद उसका सेवन करते हैं। तो और एक क्वेश्चन आ गया, तो खाने से पहले शुरुआत किस रस से करनी चाहिए? खाना चालू किया है आपने, तो किस रस से आप सेवन करेंगे? आपके इसमें स्वीट दिया है, आपको इसमें कर्ड दिया है, आपके इसमें चटनी दी है, आपने चावल और सब्जी दिया है, यानी सभी चीजें आप शुरुआत किधर से करेंगे? मैंने ऐसा पढ़ा था कि मीठे से शुरू करना चाहिए, मीठे मधुर रस से। और उसके बाद? उसके बाद नहीं पता अमित जी, उसके बाद तो खाना ही खाना चाहिए। लेकिन फिर भी हम जब खाने की शुरुआत कब करते हैं? हमारे जो इंडियन कल्चर है, तो उसके खाने की शुरुआत कब करते हैं? अभी परोसा है, अभी अब खाना पूरा हो गया, यानी अभी थाली में पूरा सजा के हो गया है, ये हमको कैसे पता चलेगा? क्या क्वेश्चन में समझा नहीं, एक बार क्वेश्चन कैसे करिए। हम खाने के लिए बैठे हैं, थाली लगाई हुई है, माता जी आती है, पहले चावल देती है, बाकी सब उसमें डाल देती है, सब्जी देती है, चपाती या रोटी देती है, और बाकी के भी कुछ अचार है, चटनी है, सभी परोसती है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि उनका उनका सब यानी सब जो थाली पूरी हो गई है, अभी हमें खाना शुरू करना है, ये हमें कैसे पता चलेगा? वही कह देते हैं आप खाओ। आप किसका इंतजार कर रहे हो? देखो, हमारे जो इंडियन जो ट्रेडिशन है, तो उसमें सबसे आखिर में घी का संस्कार होता है। सब हो गया और आखिर में आके जो आदमी है वो घी उसके ऊपर डालता है। जब घी डाला है तो समझ लेने का कि ये आखिरी है, इसके बाद अभी और आइटम नहीं है। तो पहला क्या खाना चाहिए? हमने पहला का क्या शुरुआत किस चीज से करनी चाहिए? सर हम लोग में गुजरात में तो गुड़ और घी से स्टार्ट होता है। हाँ, घी से स्टार्ट होता है। बात तो एकदम सही कही है। तो शुरुआत जो आखिर आखिर में परोसा जाता है वो घी रहता है। और शुरुआत में हम जो पहला जो मुंह में लेते हो वो सभी पहले घी का ही लेते। उसका भी एक रीजन है। अगर गलती से कोई किसी को एसिडिटी रहती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, गैस से रिलेटेड कुछ ना कोई तकलीफें रहती है, किसी को अल्सरेशन रहता है, तो वो पूरी तरह से सिर्फ घी से रुक जाता है। तो आपने तो एकदम सही किया, कहा है कि घी से शुरुआत होती है और उसके साथ गुड़ भी खाते हैं, यानी मधुर रस से शुरुआत हो गई। बीच में कौन सा रस खाते हैं उसके बाद? तो कुछ जो खट्टी चीजें हैं, जो खट्टी चीजें उसके बाद में खाते हैं, और या थोड़ी सी सॉल्टी चीजें हैं उसके बाद में खाते हैं। और बाद में फिर कुछ तीखे हैं, कड़वे हैं, वो चीजें खाते हैं। और सबसे लास्ट में हम कषाय रस या एस्ट्रिंजेंस या तुरट रस जो रहता है वो उसका सेवन करते हैं। तो छाछ कब पीने का है? सबसे आखिर में। और आपको खाने में अगर दही अगर खाना है तो कब खाने का है? जब आपका स्वीट कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही खाने का है। इस तरह से जब आप खाना खाते हो तो वो ना ही किसी विटामिन की डिफिशियंसी होती है, ना ही किसी मिनरल्स की डिफिशियंसी होती है। कैल्शियम से लेकर विटामिन बी 12 तक सभी, यही हमारा जो इंडियन ट्रेडिशन का जो खाना है वो सबकी पूर्तता करता है। तो आप बोलेंगे कि यार ये कैसे पॉसिबल है, विटामिन बी 12 कैसे आ गया इसमें? आपने ये कैसा क्लेम किया? तो विटामिन बी 12 है तो वो हमारी जो बड़ी आते लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके लिए जो बैक्टीरियल जो फ्लोरा है
वही ज्यादा क्रिएट करता है। और आखिर में अगर हम तक्र का या छाछ का, बटर मिल्क का पान करते हैं, तो विटामिन B12 से रिलेटेड कोई किसी की डिफिशियंसी है, खास करके वो वेजिटेरियन है। और दूसरी बात क्या है, जो डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी है, बार बार जाना पड़ता है, तो उससे रिलेटेड जो कुछ तकलीफें है वो भी इसी छाछ की वजह से, बटर मिल्क की वजह से रुक जाती है। लेकिन अभी मेरा एक क्वेश्चन है, तो उसका आप शायद ये करो। दस्त हो गया है, लूज मोशन हो गया है किसी को, तो उसमें छाछ लेने का है, वो आपको पता चला। बवासीर है, पाइल्स की तकलीफ हो गई है, उससे रिलेटेड उसको बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत ज्यादा पेन है, तो भी लेने का है। तो मेरा एक एक सिनेरियो मैं आपको देता हूँ। अगर कोई आपके घर का अगर कोई बंदा है और उसको सिर्फ इतना ही पता है कि छाछ लेने के बाद छाछ बवासीर के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित है, और उसको 2 दिन से पेट साफ ही नहीं हो गया है, और उसके वजह से उसको बवासीर की बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो गई है, आप उसको छाछ देंगे या नहीं देंगे? नहीं क्वेश्चन। देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे दीदी? आपने अभी कहा था जब ब्लीडिंग हो या ये सब हो तब नहीं पीना है। नहीं, पी सकते हैं, लेकिन उसका पेट साफ नहीं है। हम्म। बात समझ में है आपको? उसका पेट ही साफ नहीं हो रहा है, और उसके ऊपर आप अगर उसको छाछ पिलाएंगे तो क्या होगा, तो और ज्यादा कड़क हो जाएगा, और ज्यादा एकदम हार्ड स्टूल पे तैयार हो जाएगा, और उससे रिलेटेड उसकी तकलीफें बढ़नी चालू हो जाएंगी। हाँ, बात समझ आपने में है आपको? आपने बताया था कि छाछ जो है वो मल संग्रहण का भी काम करता है। संग्रहण का बा, काम करता है, तो तो उसके बांधता है दर्द तो भी और ज्यादा बांध देगा ना फिर और उसको। ज्यादा बांध देगा। तो उसी रिलेटेड ही छाछ, ये छोटी छोटी गलतियां रहते हैं, जो हम जब हम पेशेंट हमारे पास आते हैं, तो इसी गलती की वजह से उनकी और ज्यादा तकलीफें बढ़ती है। तो इससे मुझे एक बात और समझ में आ रही कि इन जनरिक ऑल्सो अगर कॉन्स्टिपेशन का कोई मरीज है तो उसको छाछ नहीं पीनी चाहिए। नहीं पीनी चाहिए सर। ओके। तो उष्ण काल में दुर्बल व्यक्ति में बार बार मूर्छित होने वाला व्यक्ति है, जिसको चक्कर आती है, पूरे बदन में जिसको दाह है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, इसमें तक्र का निषेध है। तो तक्र कब लेना है? खाने के बाद में। क्यों लेना? खाने के बाद क्यों लेना है? क्योंकि उसका जो रस है वो कसेला रस है, एस्ट्रिजेंट टेस्ट है उसकी, और वो खाने के बाद ही लेते हैं, उसके वजह से ही डाइजेशन अच्छी तरह से इंप्रूव हो जाता है। तो हमारे संस्कृत में एक बहुत अच्छा श्लोक है, भोजनांते च किम पिबेत, और उसका दूसरा भी है, और उसके आखिर की जो लाइन है, तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। अगर भगवान ने उनके लिए अगर अमृत बनाया है, तो हमारे लिए क्या बनाया है? तो हमारे लिए अमृत पान क्या है? तो हमारे लिए तक्र पान करना ही अमृत के समान है। हमारा मर्त्य लोकों में अगर आपको आपकी उम्र पूरी तरह से 100 ईयर्स तक अगर जीना है, तो तक्र ही आपके लिए अमृत समान है। ये बात अच्छी तरह से ध्यान में रखना, क्योंकि तक्र की वजह से बहुत सारी बीमारियां नहीं होती, अगर जो बीमारी जाती है वो फिर से वापस नहीं आती। दूसरी बात बात ऐसी है कि ये अभी तो श्लोक ही है, ऐसा ऐसा उसका मीनिंग उस तरह से नहीं है, लेकिन तक्रपान करना सच में मानव लोगों के लिए अमृत के समान ही है। जैसे अभी हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा मिल्क लेते हैं और उसमें बहुत ही ज्यादा मिलावट रहती है। कभी कभी कोई लोग ऐसे रहते हैं कि इतना सब यानी दूध भी पीने का, छाछ भी पीने का, तो उनको उतना समय नहीं रहता। तो उससे अच्छा ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा दही तैयार करो, उसका छाछ तैयार करो। अगर आधा लीटर भी आप बनाते हो, या पौना लीटर भी अगर आप उसका दही बनाते हो, तो उससे कम से कम आधा से 1 लीटर तक आपका वो छाछ मिलता है, और वो सभी पूर्तियों की जो आपके फैमिली मेंबर्स है उनका ये करता है, सभी लोगों को वो अच्छी तरह से पी सकते हैं। छाछ हम लोग में तो वैसा 50-50 हो जाता है, समझ लो आधा दही है तो आधा पानी आ जाता है हाँ, तो। इसीलिए तो हमने ये किया था कि उसको हम उदश्वित बोलते हैं।
तो ऐसे थोड़े से डिफरेंशिएशन है, लेकिन अब बहुत ज्यादा लोग ऐसे रहते हैं कि उसकी टेस्ट कैसी है उस हिसाब से करते हैं। अभी अभी बनाया हुआ है, बन गया है, लेकिन अभी इतना ज्यादा थोड़ा सा मीठा ही है तो उसमें कम पानी डालते हैं। थोड़ा सा खट्टा है तो 1/4 पार्ट डालते हैं। थोड़ा सा उससे भी ज्यादा अगर खट्टा है तो 1/6 पार्ट डालते हैं, और बहुत ही ज्यादा खट्टा है तो अब फिर उनकी मर्जी कि जितने डाले तो उसको ही वो छज्जिका कहते हैं। पर वर्षा ये ऋतु अमित जी, इसमें क्वेश्चन ये है कि ये सभी तरह का इसके जितने प्रकार है वो सभी लाभप्रद है ना, चाहे वो हाँ, कम पानी डालें ज्यादा डालें। नहीं सर, घोल का जो है वो उसका श्रीखंड जैसा गुण है कि उसको अच्छा। सिर्फ मंथन ही संस्कार है। हम्म। तक्र के जो सारे गुण है, जो 1/4 पार्ट या उससे आधा पानी जब मिलाया जाता है तब ज्यादा से ज्यादा जो रिजल्ट मिलते हैं, तो उससे ज्यादा रिजल्ट है। हाँ, मतलब कम नहीं मिलाना है, 1/4 और उसके आगे मिला सकते हैं आगे ऐसे। मिला सकते हैं, लेकिन ज्यादा भी नहीं मिलाना है हाँ। कि उसकी पूरी टेस्ट ही जाए, उसका जो रस ही है वो भी पता नहीं चले, ऐसा भी नहीं हाँ। रहना चाहिए। वो ठीक। बहुत ज्यादा इसमें शादियों में मट्ठा दिया जाता है, और जब सभी थाली तैयार हो जाती है तो उसके साथ मट्ठा भी देते हैं। तो बहुत लोगों को एक आदत है ऐसे इधर थोड़ा से दाल चावल खाने की और उसके साथ ही मट्ठा पीने का। फिर से वो आदमी आता है, फिर से वो मट्ठा देता है। तो खाने में तो बहुत ही ज्यादा ये रुचिकर लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कितना अच्छा खाना उन्होंने दिया है। लेकिन जैसे ही खाना कंप्लीट हो जाता है उसके 20-25 मिनट बाद पेट बहुत ज्यादा हेवी लगना चालू हो जाता है, बहुत ज्यादा फूलता है, और उसके बाद अम्ल पित्त यानी एसिडिटी बहुत ज्यादा जनरेट हो जाती है। तो मट्ठे के इतने सारे गुण हैं, लेकिन इतना सारा तकलीफें क्यों हो गई? क्योंकि खाने के बीच में उन्होंने पिया है, और वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में पानी छोड़ के सिर्फ छाछ ही पिए, तो उसके वजह से उनको ज्यादा से ज्यादा तकलीफ रहती है। तो ये बात भी सब ये हम जब डाइट फॉलो करते हैं तो ध्यान में लेना चाहिए। तो वर्षा ऋतु में और क्या खा सकते हैं? तो गुड्डेदार थोड़े जामुन का नियमित रूप से हम सेवन कर सकते हैं। उसका खास करके जो डायबिटीज के जो पेशेंट है, इसी सीजन में जामुन तैयार हो जाते हैं। खास करके उनको किसी को अगर फोड़े हुए हैं, फुंसियां बनती है, जलन होती है, और डायबिटीज से रिलेटेड और कोई कॉम्प्लिकेशंस है, तो गुद्देदार जामुन उसका जो मांसल भाग है वो खा सकते हैं, यानी बीज छोड़ के जो भाग रहता है वो भाग। भुट्टा खाने के बाद भी छाछ पीते हैं तो अच्छी तरह से डाइजेशन में बहुत ही अच्छा सा लाभ मिलता है। दही अगर किसी को लेना है बीच में, तो लस्सी में या लस्सी लेनी है तो उसमें थोड़ा लौंग है, त्रिकटु त्रिकटु यानी सौंठ, पिपली या और काली मिर्च, इसको मिला के त्रिकटु कहते हैं। सेंधा नमक है, अजवाइन है, काला नमक है, जो कुछ आपके जो मसालेदार जो चीजें हैं उसमें थोड़ी प्रमाण में डाल के वो पाचन के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होती है इस सीजन में। इसमें और एक ज्यादा है क्या खाना चाहिए? तो लहसुन की चटनी अच्छी तरह से खानी चाहिए। लहसुन का इसी सीजन में और ठंडी के सीजन में हम ज्यादा लाभ लेते हैं, लेकिन लहसुन की चटनी ज्यादा भी नहीं खानी चाहिए। क्यों नहीं खानी चाहिए? अगर लहसुन का चटनी अगर आप खाते हो तो ज्यादा मात्रा में नहीं खानी चाहिए। क्यों? अच्छा चलो, ये इस हफ्ते में कुछ आपने वात एनवायरनमेंट में चेंज देखा है? वात प्रकोपित होगा लहसुन से इस समय। नहीं, वात प्रकोपित नहीं होगा। वो इसलिए खाना है, लेकिन बहुत मात्रा में नहीं खानी है। तो वात समन करेगा फिर। हाँ, देख बताता हो। लेकिन इस हफ्ते में, इस 7 दिन में आपने कुछ एनवायरनमेंट में चेंज देखा है? यस सर। क्या देखा है? कंटिन्यू बारिश है। बारिश के बाद आपके मॉइस्चराइजर इधर ज्यादा। खुली खुली हुई थी थोड़ी देर के लिए, ऐसा कुछ? एक दिन के लिए खुली थी बारिश ऐसे? हाँ। यस। तो उससे कुछ पेशेंट में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी तो हो ही होगी, या लेकिन पेशेंट फ्लो बढ़ गया। हाँ, और उसके साथ ही जब सूरज की किरणें हमारे ऊपर पड़ती है तो पित्त का संचय होना चालू हो जाता है। तो यही सीजन है कब पित्त अपने आप थोड़ा 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 बढ़ना चालू हो जाता है। और जो आर्टिकेरिया के जो पेशेंट है पर्टिकुलरली अभी दिख रहे हैं हमारे इधर, तो 2-3 दिन तक सिर्फ आर्टिकेरिया के ही पेशेंट थे। एकदम से बारिश खुलने के बाद एकदम से जो गर्मी बढ़ती है,
तो उसके बाद इसके जिसके बॉडी में पहले से ही पित्त ज्यादा है तो उनमें आर्टिकेरिया या शीत पित्त, खुजली आती है, रैशेस आ जाते हैं, तो ऐसे पेशेंट ज्यादा बढ़ते हैं। तो इसमें इस पर्टिकुलर ऋतु में लहसुन की चटनी तो खाने के लिए बोलिए, लेकिन वो ज्यादा मात्रा में इसलिए नहीं खाने की क्योंकि इसके बाद का जो ऋतु आने वाला है वो शरद ऋतु आने वाला है। तो ज्यादा इसमें पित्त का एक्यूमुलेट हो गया या संचित हो गया तो अगले 2 महीने में वो आपको इतनी तकलीफ देगा कि बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन रहता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर रहती है, तो ये सभी तकलीफें चालू हो जाएगी। इसीलिए लहसुन तो खाना है लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं खाना है। शहद जो है वो जल के साथ मिला के पीने वाले, हम वो आगे डिस्कस करेंगे। कफ और वात के शमन के लिए कटु, अम्ल और क्षार पदार्थ का सेवन करेंगे। कटु, इसका ये संस्कृत शब्द है, उसका मीनिंग होता है तीखा। अम्ल यानी खट्टा और क्षार पदार्थ यानी थोड़ा सा अम्लीय वर्ग में आते हैं। तो आम्ल, नमकीन, चिकनाई वाले पदार्थ का हम ज्यादा से ज्यादा सेवन करेंगे। कोई बता सकता है ऐसा कौन सा पदार्थ है जो आम्ल है, जो स्निग्ध भी है, जो खट्टा भी है, जो क्षार युक्त भी है, और पर्टिकुलरली इसी सीजन में उनका सबसे ज्यादा जरूरी है? ऐसे कौन सी चीज है? आंवला है सर, आंवला। नहीं, आंवला नहीं। आंवला से एक उससे वो बनाते हैं चीजें, कौन सी चीजें है वो? च्यवनप्राश। नहीं सर। फिर गेस मुरब्बा। कीजिए। हाँ, मुरब्बा। मुरब्बा है। मुरब्बा खा सकते हैं लेकिन आज वैसे देखा जाए तो च्यवनप्राश भी मुरब्बा है, लेकिन पर्टिकुलरली चटनी, चाट के खाने वाली, टेस्ट बढ़ाने वाली, उसको बोलते हैं चटनी। वो चटनी है। और एक दूसरा है अचार। इसी ऋतु में उसका सबसे ज्यादा अहम रोल उनका वर्षा ऋतु में ज्यादा आता है। तो चटनी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? अगर मैं आपसे पूछूं आपको चटनी अच्छी लगती है तो सभी को अच्छी लगेगी। किसी के लहसुन की रहती है या धनिया पुदीना। हाँ, यानी शेंगदाने की रहती है, बहुत सारी चटनी रहती है। लेकिन चटनी में सबसे अहम रोल किसका रहता है? उससे इंपॉर्टेंट क्या आमला है? और कट आमला और नहीं नहीं, वो कटुलस। नहीं, वो नहीं। धनिया अ, पुदीना। जैसे हाँ, नहीं नहीं, वो तो ठीक है। डाइजेस्टिव। एक चीज रहती है वो अगर आपने नहीं मिलाई ना तो चटनी बनती ही नहीं। पुदीना। हम भी। नहीं। पानी। गेस कीजिए, हम वो विचार ही नहीं करते, उस तरह से विचार ही नहीं करते। मिर्ची मिर्ची। वो भी नहीं। किस जीरा किस को जीरा लगता है कि जीरा। चटनी सिर्फ वो मिर्च ज्यादा लगते है उसलिए ले खाते हैं? अगर ऐसा मानना है तो वो उनके आगे जाके कुछ सालों बाद उनको 100% बवासीर की तकलीफ बढ़ेगी। अल्सर भी हो जाएगा। तो क्या है यानी चटनी में सबसे ज्यादा अहम चीज कौन सी है? नमक। वो तो यही है, वो तो विदाउट नमक तो नहीं, लेकिन सबसे अहम जो सबसे ज्यादा उसको ही ज्यादा परसेंटेज हम देते, वेटेज उसको ही ज्यादा देंगे, ऐसी कौन सी चीज है? पानी है वो। नहीं। नींबू। तेल। हाँ, जो तेल रहता है तेल। उसको ही सबसे ज्यादा, ऑयल को ही हम सबसे ज्यादा वेटेज देंगे, और वही जो है उसका वो स्नेक। जो दोष उसको मिला के नहीं देती। लेकिन जो स्नेक। तेल भी खाना है वो कच्चा खाना है, वो बिल्कुल भी फ्राई वगैरह करके नहीं लेना है। जो कच्चा है उसी से सबसे ज्यादा टेस्ट आता है और वही सबसे ज्यादा पथ्यकारक है। अगर तेल ना मिलाए हुए अगर आप अगर चटनी खाते हो तो 100% वो डाइजेस्टिव से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं, करेगी। लेकिन अब इसमें एक क्वेश्चन है, या महाराष्ट्र में इस तरह की चटनियों का रिवाज है? सींग दाने की चटनी या लहसुन की चटनी में तेल वाला। लेकिन कुछ जगहों पे तो धनिया और पुदीना की चटनी बनती है चटनी के नाम पे। हाँ, मैं बनती है कुछ सर, भी टेस्ट डलता के है? लिए तो रहती है, लेकिन उसमें भी तेल मिलाना चाहिए। और चटनी जिन 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 चीजों से बनती है वो सब स्निग्ध पदार्थ है। जैसे आपने बोला खोबरा की चटनी रहती है, सेंगदाना की चटनी रहती है, खुरासना की चटनी रहती है। वो जो सभी जो ज्यादा से ज्यादा जो चीजें हैं उससे उनसे खुद से तेल निकलता है।
क्यों उनको बनाने का मतलब ही ये है कि उससे कम से कम ज्यादा मात्रा में आपके शरीर में स्निग्धता जाना चाहिए। उसीलिए स्निग्ध गुण ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुदीना और बाकी की चीजें है ही, लेकिन अगर उसमें तेल अगर डालते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा हमारी बॉडी पे रहता है। उसके साथ और ही हाँ सर। अचार जो आपने कहा, अचार कोई भी अचार बोल रहे हैं हाँ ना? सर, कोई भी अचार, आंवले का अचार हो सकता है, मिर्ची का अचार हो सकता है, आम कच्चे आम का अचार हो सकता है। बहुत सारे आते हैं, लहसुन का भी कोई अचार बनाते हैं। कम से हाँ कम 10-15 प्रकार के अचार है। हम हाँ। कोई भी अचार खा सकते हैं, क्योंकि हमसे इसमें सबसे ज्यादा आम्ल रहनी चाहिए, नमकीन होनी चाहिए, उसमें ऑयल ज्यादा रहने चाहिए, और सबसे ज्यादा वो टेस्ट और डाइजेशन बढ़ाने में हमें हेल्प करनी चाहिए। तो ये सभी जो चीजें हैं वो अचार में सबसे ज्यादा है। तो हम्म। आ, हमारे जो लेडीज मेंबर है, कोई है क्या इधर? संगीता मैडम है ना? संगीता मैडम? जी सर। जी हाँ सर। प्लीज, आपका कैमरा ऑन करते हो। एक मिनट। हाँ। और आभा जी भी थी। हाँ, आभा मैडम भी अभी थी। हाँ हाँ। आप, हाँ आभा जी, आप किसी को थाली में चटनी दे रहे हो यानी परोस रहे हो, और उसके साथ ही अचार भी परोस रहे हो, तो वो आदमी के प्लेट में किस भाग में आप, गोल थाली है, किस जगह पे आप वो परोसोगे? उसकी राइट। प्लेट कौन सी है? राइट। क्यों? देखो ये यही सबसे बड़े, आयुर्वेद से क्या सीखना है कि ये हमारी कल्चर ही है। हमारे कल्चर में ऐसा ही देखो, पानी किधर रखने का है? पानी किधर रखेंगे? लेफ्ट में। लेफ्ट में रखेंगे, क्यों? क्योंकि हम लोग राइट से खाते हैं और लेफ्ट से पानी नहीं, वो पीते हैं। रीजन नहीं है। ये बात अगर आपको पता चली तो हमारा जो साइंटिफिकल जो उसका जो अप्रोच है वो पता चलेगा। अगर आपको दाल और चावल देनी है तो किस जगह पे रखोगे? लेफ्ट में चावल होता है और दाल बीच में होता है। नहीं तो गलत है। आभा जी, आप अनम्यूट, आप अनम्यूट कीजिए। जी जी हाँ, सर जी। हमारे यहाँ पानी और और आपका आवाज आवाज ब्रेक हो सब्जी रहा या है, दाल। समझ में नहीं आ रहा है। आप आभा मैडम, आवाज ब्रेक हो गया आपका, नेटवर्क में आइए। जी सर जी। हाँ हाँ। हमारे यहाँ लेफ्ट में होता पानी, ऐसे बाजू में रखते हैं जहाँ आसन लगाते हैं, और हाँ राइट हाँ। में चावल देते हैं, और फिर थाली के राइट हैंड में ही चटनी, अचार, पापड़, वो बाकी सब रखा रहता है। गलत प्रैक्टिस है वो। आपने जो बात बोली कि लेफ्ट साइड में आप पानी रखते हो, बहुत सही बात है। हमारे थाली की रचना ऐसी है कि राइट साइड में क्या रहनी चाहिए और लेफ्ट लेफ्ट साइड में कौन सी चीजें रहनी चाहिए। अगर आपको नमक देना है तो आप किधर दोगे? वो किधर रखोगे? लेफ्ट लेफ्ट में रहता है, क्यों लेफ्ट में क्यों रखेगे आप? क्योंकि वो इस नहीं नहीं, मतलब नमक राइट में होता है। नहीं, राइट में नहीं। बात ऐसी है कि वो चीज का बहुत कम मात्रा में यूज करना है। हाँ। आप अगर आप किसी को चटनी दे रही हो तो वो लेफ्ट में रखोगी या राइट में रखोगी? हमारे यहाँ राइट हिस्से में रहते हैं हाँ, तो पापड़ आपके इधर चटनी ज्यादा खाते हैं तो उसके वजह से तकलीफ भी उनको ज्यादा रहेगी। उनको जी। खुजली की तकलीफ रहेगी, पेट की रहेगी, ब्लीडिंग की रहेगी, और बाकी सबसे एसिडिटी की वगैरह भी रहेगी। लेफ्ट का रखनी चाहिए, क्योंकि वो चीजें खानी है, लेकिन इतने मात्रा में भी नहीं खानी है कि जो बाद में तकलीफ दे सके। आपको चटनी खानी देनी है, लेफ्ट में रखने का, पानी देना है, लेफ्ट में रखने का, अचार देना है, लेफ्ट में रखेंगे। आप नमक अगर आप परोस रहे तो थाली के लेफ्ट में आप रखोगे, क्यों रखोगे? क्योंकि वो चीजें का जो सेवन है वो करना है, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं करना है, कम करना है। कम ही करना है। अगर वो राइट को जाती है तो उसका मतलब अलग सा होता है। नहीं, आजकल माताएं जो है वो लेफ्ट में रोटी रखती हैं। थोड़ी सी खाओ बोल के। हाँ, और दूसरी बात ऐसी है, ये क्यों ये सवाल पूछने का क्यों क्या है, क्या यानी इंटेंशन ये था, हमारे जो बच्चे लोग ज्यादा है
उनके बाल का कलर जो बहुत जल्दी पक रहा है, आगे 8वीं में, 5th स्टैंडर्ड में है, 9th स्टैंडर्ड में है, और उनके बाल पकने चालू हो जाते हैं। वो क्यों बनते हैं? क्योंकि उनके सेवन में ये चीजें ज्यादा रहती है। वो सिर्फ चटनी और चपाती ही खाते हैं। हमें मालूम ही नहीं कि आप हमारे बॉडी में क्या होने वाला है। अगर आप छाछ का सेवन अगर समर सीजन में करते हो तो क्या होगा? हीट बढ़ेगा। वो हीट आगे जाके क्या 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 क्या, क्या निर्माण करने वाला है? ये धीरे 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 हमारे बॉडी के ऊपर असर करता है। तो ये याद रखे कि इन चीजों का थाली में हम किधर परोसते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे ज्वार की उकड़ है, चावल की उकड़ है, वो भी बहुत इसमें हम खा सकते हैं। सूखे पदार्थ युक्त भोजन अधिक उपयुक्त होता है। खाने के साथ शहद का प्रयोग करें। सूखे पदार्थ से आपको क्या पता चला? सूखे पदार्थ यानी क्या? मुख्य पदार्थ मीन्स डाइजेस्टिव। ये जो फरसान वरसान लेते हैं ये? नहीं नहीं, वो तो इसीलिए तो क्वेश्चन पूछा है कि सूखा किसका मतलब क्या? वो तो खाते हो, तो ये क्वेश्चन का इंटेंशन ही था। अगर ये चीजें अगर खाओगे तो सबसे ज्यादा इंडाइजेशन की तकलीफ उनको ही रहेगी। और ये वर्षा ऋतु यानी उनके लिए तो एक उनका पाप कर्म के लिए फल देने वाला ऋतु साबित होगा। तो कब सूखी चीजें, इसका मतलब क्या है? सूखी चीजें इसका मतलब है ज्यादा लिक्विड सब्सटेंस नहीं खाएंगे। हाँ, जो सूखा खाना, जैसे नमकीन है, हाँ बाकी हाँ हाँ, की चीजें। यानी जैसे जो लिक्विड, जिसमें बहुत ज्यादा लिक्विड रहती है, जैसे कोई खीर रहती है, ऐसी चीजें थोड़ी सी कम करेंगे। और रूखी सूखी जो रहती है, जैसे पतली सब्जी और सूखी सब्जी, तो हम इसमें वर्षा ऋतु में क्या प्रेफर करेंगे? सूखी सब्जी प्रेफर करेंगे। बात समझ में आई? आभा मैडम, नमकीन नहीं, नमकीन को लेके ही सर मना कर रहे हैं कि नमकीन सूखे में मत रख दीजिए, सेव सेव और पापड़ी। हमारे यहाँ मतलब तरल सब्जी रहती है, सूखी सब्जी नहीं खाते हैं। हाँ नहीं, ये थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। वर्षा ऋतु में पर्टिकुलरली इनका उपयोग ज्यादा करते हैं। जिस दिन आसमान में बादल छाए रहते हैं और सूर्य दर्शन नहीं होता, उस दिन में भोजन ना करें। और भोजन लेना ही है तो हल्का और गर्म करें। इससे रिलेटेड आपको कुछ कहना है? मतलब ये तो आप बहुत ही ज्यादा ये एक दो ऐसे, तो पूरे महीने ही बाहर नहीं दिख रहे सूर्य यहाँ पे अभी। इस पर्टिकुलर वाक्य के लेकर या जो मंत्र है उसके रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन है क्या? ये अगर समझ में आ गया तो अपने आप ही आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी आपसे क्या कर रही है। मैक्सिमम टाइम ऐसे होते हैं कि प्रकृति आपके साथ बात करती है, लेकिन उसको बात करने का तरीका एकदम अलग सा रहता है। जैसे इस पर्टिकुलरली इस 10-12 दिन में एकदम से गर्मी, बारिश आ गई, बारिश खुल गई और बहुत ही ज्यादा हीट बढ़ गई। वो प्रकृति का आपके साथ बात करना चाहते हैं। तो उसकी बात अगर आप समझे, तो उस तरह से आपने बिहेव करना चालू किया, तो आपके बॉडी के ऊपर ज्यादा उसका असर नहीं दिखेगा। अगर ये जैसे एक पला मैंने सिनेरियो बोला था, वैसे ही 2-3 दिन तक आपके इधर पूरे बादल ही छाए हुए, सूर्य दर्शन ही नहीं हो गया, तो उस दिन खाना नहीं है। आपको क्या लगता है इसके सिलसिले में? आपकी क्या राय है अरविंद जी? ऐसा क्यों है? यानी ऐसा क्या है? ये तो अब बारिश ही चालू हो जाती है तो हमें पकोड़े तलने होते हैं, हमें बाकी सेव वगैरह खानी होती है, बाकी सब ऐसी खट्टी मीठी सब चीजें खाने की हम कोशिश करते हैं, और मैं बोल रहा हूँ कि उपवास करें, वो या कुछ खाओ ही मत। ऐसा क्यों? ये ऋतु में हमारे डाइजेशन बहुत कम हो जाता है। हाँ, मतलब डाइजेशन कम बनता है, लेकिन उसका मीनिंग कैसा लेंगे हम? मैंने ये पिछले लेक्चर में बताया था, यानी हमारा जो पिछला जो सीरीज था उसमें मैंने इसके आंसर दिया था। वही जो आपने कहा था ना, पाचन शक्ति एकदम कम हो जाती है, हमारे जो जठराग्नि नहीं, जो है। वो तो है, लेकिन हाँ पर्टिकुलरली मेघ दर्शन और सूर्य दर्शन, इससे हाँ क्या रिलेशन है? हाँ, सूर्य सूर्य ही तो हमारे अंदर की भी अग्नि को बढ़ाता है ना। हाँ हाँ, हाँ, यथा अग्नि को ब्रह्मांड, बताते हैं। हाँ, यथा यथा ब्रह्मांड ब्रह्मांड तथा पिंड। तथा पिंड। ये ब्रह्मांड में जो चल रहा है, हम ही ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। हम्म हमारे जो बाकी के जो कैविटीज है,
वो आकाश तत्व को प्रदर्शित करते हैं, और बाकी सेल्युलर यानी ये सभी जो ब्रह्मांड में चल रहा है, हमारे बॉडी में भी वही हलचल हमारे अपने आप भी चलती रहती है। और जैसे बाहर सूर्य दर्शन ही नहीं होता, तो इसका मतलब ऐसा है कि हमारा जो बॉडी का अग्नि तत्व है, जो डाइजेशन करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है, तो वो कम हो जाता है। तो इसके लिए वजह से सबसे ज्यादा उपवास तो इसी महीने में रहते हैं। तो आप देखेंगे कि नवरात्रि का उपवास आ गया, श्रावण महीने का उपवास आ गया, चतुर्थी आ गई, एकादशी आ गई, तो श्रावणी सोमवार हो गया, ये सबको श्रावणी शनिवार हो गया। उपवास ही उपवास करना है। क्यों करना है? ये अगर आपको पता चलेगा कि आपको पता, फिर आपको समझ में आएगा कि आपके पेट में इस सीजन में सबसे ज्यादा तकलीफें क्यों क्रिएट हो जाती है। क्योंकि हमारा उपवास करने का तरीका कैसे रहता है? तली भुंजी चीजें खाने का। हाँ, तो वो जो चीज नहीं करनी है, वही चीज हम सबसे ज्यादा करते हैं, और उसके वजह से अभी इस महीने में तो नहीं तकलीफ होगी, लेकिन अगला जो शरद ऋतु में आएगा तो सबसे बोलते खुजली आ गई, बहुत सारी हीट बढ़ रही है, मुझे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, मैं सहन ही नहीं कर सकती हूँ। ये क्यों होता है कि ये हम जो कुछ करते हैं, कुछ कुछ पापों का कर्म हमें इसी सीजन में कंप्लीट करना है, और जो नहीं होता वो अगले जन्म में जाता है। तो ये चीज ध्यान में रखिए कि हम जो कुछ खाते हैं, उसके हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ही ज्यादा ये रहता है। भोजन लेना ही है तो हल्का खाएंगे, हल्का और गर्म खाएंगे। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो रात में तो सूरज रहता ही नहीं, तो फिर इसलिए जब या तो सिद्धांत पता चला, तो आपको अपने आप पता चलेगा कि आपके बॉडी के अंदर इतनी सारे तकलीफें क्यों है। नहीं तो आपके जो फैमिली मेंबर्स है, ये सबसे ज्यादा उनको गोली की जरूरत क्यों पड़ती है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है अमित जी कि एक तो इसीलिए कहा जाता था कि सूरज के अस्त होने के पहले खाना खा लो। रात्रि में भोजन तो वैसे ही निषेध था बहुत से परिवारों में। और पहली बात, दूसरी बात ये कि वही बात कि जठराग्नि सूर्य रात को रहता नहीं है, इसलिए खाने का कोई पाचन भी विशेष रूप से हो नहीं पाएगा। बिल्कुल सही बात सर, कि रात के समय में तो डाइजेस्ट हो ही नहीं सकता। तो ठीक है, फिर खाना कब है? सूर्यास्त के पूर्व खाना है, लेकिन सूर्यास्त के बाद पौन घंटा नहीं खाना है। यानी जो एक मुहूर्त है, वो एक मुहूर्त में आपको नहीं खाना है। क्यों? इसका भी मैंने क्वेश्चन का आंसर दिया था। क्यों नहीं खाने का? वो रोग कारक होता है आपके रोग कारक है, संधि काल में आता है वो। संधि काल इस में। पर्टिकुलर में जो आप निद्रा लोगे, रिलेशन डेवलप करोगे, खाना खाओगे, ये सभी चीजें आगे जाके प्रॉब्लम रोग क्रिएट करने वाले हैं। तो खाना है ये, तो सूर्यास्त के पहले खाने का, सूर्यास्त के बाद पौन घंटा आपको खाना नहीं खाने का है, और फिर उसके बाद ही खाने का है, तो उसके बाद ही एकदम से खाना चालू करो। अगर आप 10 बजे, 9:30 बजे, 11 बजे, 12 बजे, रात को 1 बजे, 2 बजे खाना खाओगे तो क्या होगा? ये तो गलत होगा। नहीं नहीं, गलत तो है ही है, वो तो पता ही चला, लेकिन उससे आपके बॉडी के ऊपर क्या असर दिखेगा? जो समय रहता भोजन पचने का। हाँ, वो तो समझ में आ गया, वो इनडाइजेशन होगा तो, लेकिन हाँ। लॉन्ग टर्म में उनको क्या तकलीफें आगे दिखेगी? मोटापा एक तो सबसे पहली बात बढ़ जाएगा। मोटापा, हाँ। दूसरा, पाचन नहीं होगा तो पूरे एसिडिटी की डाइजेशन लगता समस्याएं, आंतों के अंदर मल फंसा रहेगा, ये समस्याएं हैं। उससे आगे हार्ट के ऊपर असर और वेन, हार्ट के ऊपर क्या रहेगा सर? मतलब वही कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, वसा बढ़ने से मेद बढ़ेगा। और आप बहुत ही पास में आ गए, जिसके लिए मैंने ये पर्टिकुलरली आंसर किया, यानी क्वेश्चन किया था। जो हाइपरटेंशन की सबसे ज्यादा तकलीफें है, जो बीपी ज्यादा बढ़ते हैं, हाँ, तो उन पेशेंट में रात में बहुत लेट नाइट में खाना खाना, ये एक रीजन है। अब उनके लिए सिर्फ गोली खाने से कुछ नहीं होगा। जैसे सूर्य फूल रहता है, सनफ्लावर रहता है, जैसे सूरज आता है तो वो पूरब की दिशा में जाके खुलता है। जब 12 बजे वो सूरज ऊपर आता है तो वो भी ऊपर आ जाता है। और जब सूर्यास्त यानी सनसेट होता है तो वो पश्चिम की दिशा में उसका रहता है।
ये वो सिर्फ एक रिजेंबल अगर हम हमारी बॉडी के साथ करेंगे कि यानी सभी जो पशु है, सभी जो पक्षी है, वो कभी भी रात में खाना नहीं खाते। हमने अगर उनको गलत तरीके से ट्रेन किया तो शायद वो खा जाएंगे, लेकिन जंगली जानवर और कोई भी जीव रात के समय में खाना नहीं खाते। सूर्यास्त के पूर्व ही सब खाते हैं। जब सभी जो जो चीजें चलती है, वो सभी सन साइकिल के हिसाब से रहती है। हमने क्या किया है, हमने हमारे क्लॉक तैयार किया है और इस हिसाब से हम हमारी साइकिल बनाई हुई है। हमारा दिन कब तक चालू हो जाता है? रात के 12 बजे। दिन रात को 12 बजे कैसे हो जाएगा? तो वो तो एकदम ही और हम खुद को बहुत सुधारित और ऐसे बोलते हैं। तो रात में 12 बजे तो दिन चालू ही नहीं हो सकता। दिन चालू होता है तब जब सूरज उगना चालू हो जाता है। उससे 1.5 प्रहर पहले यानी जो पहाट का जो हम बोलते हैं, तो उस टाइम से लेकर सूर्यास्त तक ये दिन रहता है। ब्रह्म मुहूर्त जिसको ब्रह्म मुहूर्त हम जिसके बोलते हैं, 4:30 बजे का जो टाइम रहता है, उसी टाइम से चालू हो जाता है हमारा दिन। उसी टाइम हमने उठना चाहिए। हमारी जो बहुत सी जो चीजें हैं, गलत होने की वजह से हमारे बॉडी के ऊपर भी उनके जो इम्पैक्ट्स है, वो बहुत गलत साबित होते हैं। तो भोजन लेना ही है तो हल्का और गर्म करे। अभी चलो, अभी आपके घर में ऐसे कोई मेंबर्स है तो रात में तो आ ही नहीं सकते। लेडीज ही आती है 7 साढ़े 7 बजे, उसके बाद वो खाना बनाएंगे। आपके जो कुछ ऑफिशियल वर्क है, वो आते ही 9:30 बजे, तो फिर क्या करना चाहिए? उसके ऊपर भी कोई तो सोल्यूशन रहना चाहिए ना। क्या सोल्यूशन है? नहीं तो आप बाहर गए और आने के लिए आपको बहुत ही लेट हो गए, 11 बजे आप घर में आ गए, तो क्या करेंगे? एकदम एकदम हल्का हल्का खाना खाना। खाएंगे, एकदम यानी हल्का। हल्का यानी खिचड़ी है, हल्का यानी क्या? खिचड़ी है और मतलब दाल चावल या और फिर उससे भी बहुत ज्यादा बेहतर है, 2-3 ऑप्शंस। दूध ले लेंगे खाली। हाँ, खाली दूध ले लेंगे, वो सबसे ज्यादा है। वो भी अगर नहीं है तो चुप हो जाओ। वो भी नहीं है तो पानी पी के सो जाएंगे सर। नहीं, पानी पीना तो सबसे ज्यादा कल्प्रिट है। अगर सिर्फ पानी पीते हो तो सबसे ज्यादा तकलीफ हो जाएगी। और ऐसे क्या चीजें हैं वो हम रात में खा सकते हैं, और पर्टिकुलरली इस बारिश के सीजन में खा सकते हैं। हम उसको लाया बोलते हैं, साड़ीचा लाया। सूजी सूजी बोल रहे हैं क्या? तो जी नहीं सर, लाया बोलते हैं। लक्ष्मी पूजन में वो देते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ क्या समझ। बोलते हैं सर आप उसको? हाँ, लक्ष्मी कौन? पूजन लाही बोलते हैं, हाँ, लाही। लाही जो रहती है, शाली की राही रहती है या जवार की रहती है, तो वो सब वो खाली वही खाओ और सो जाइए, बाकी कुछ मत कीजिए। तो दलिया उससे नहीं नहीं, गेहूं दही नहीं आभा मैडम, वो जो लक्ष्मी पूजन में सफेद कलर की चावल जैसी चीज चढ़ाते हैं ना, फूली हुई, उस लाई लाई। हाँ, लाई लाई, हाँ वही सिर्फ खाने की और हमारे पेट को छोड़ देने के, क्योंकि वो रुक्ष भी है। पहली बात, पचने में बहुत ही ज्यादा लाइट है, और उसके ऊपर ऑलरेडी अग्नि संस्कार हो गया है। तो हम्म। वो आगे जाके कल्प्रिट नहीं करती, हमारे बॉडी को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं करती। तो दूसरे दिन में अगर हम उठते तो पेट साफ नहीं होता, कुछ थोड़ा थोड़ा कुछ खाते तो पेट एकदम से फूलता है, चेस्ट में दर्द होना चालू हो जाता है। ये सभी तकलीफें, ये पूर्व तैयारी है किसके लिए? हार्ट डिसीज के लिए। अगर वो आगे हमें प्रिवेंट करना है तो रात का खाना नहीं खाने का, और खाने का ही है, गलती से अगर मिस्टेक हो ही जाती है तो इस तरह से उसका सॉल्यूशन है। और आपको मैं सच में बोलूं, आप कोई करने वाले नहीं है ये, आपको खुद को भी मालूम है, क्योंकि वो अभी तक आदत नहीं डाली अग्नि के ऊपर जो ये रहता है उपवास करने की, वो अभी तक सिस्टम डेवलप नहीं हो गया हमारी। धीरे धीरे जैसे हम उनको ट्रेन करेंगे, बॉडी वैसे ही बिहेव करना चालू कर देगी। लाई उपवास। का बताना जी, क्या लाई लाई क्या चीज है? लाही सर शिव जी, ठंड लक्ष्मी लक्ष्मी पूजा के लिए जब हम खरीदारी करने निकलते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो ठेले वाले होते हैं वो झाड़ू और बाकी की चीजों के साथ में एक पैकेट में सफेद कलर की एक चीज रखते हैं, जो चावल से थोड़ी बड़ी मोटी होती है,
वो चावल उसको से बन अलग अलग होली में भी डालते हैं ना, होली हाँ में भी डालते हैं हम। हाँ वो जी। नवधान्य है बेसिकली, नया धान उसको कहते हैं, तो वो लाही उसको कहते हैं बहुत सी जगहों पे। मुर्रा मुर्रा से बनती है सर वो, फुल्ले फुल्ले बोलते मुर्रा हैं हम। बोलते हैं। फुल्ले नहीं फुल्ले। नहीं, वो चावल वो चावल की बनी होती है, जो जीरी वाले चावल होते हैं ना सर, पॉपकॉर्न जो फ्रेश पॉपकॉर्न धान होती है, धान की बनती है फूल के, और उसको खील भी बोलते हैं, जो भी हाँ एक्चुअली अपनी अपनी भाषाओं में अलग अलग बोलते हैं। हाँ हाँ लाही सर, मतलब मेरे अभी पॉपकॉर्न ये पॉपकॉर्न। दिख रहा है, मेरे स्क्रीन दिख रही है। बस बस। हाँ, ये जो लाही रहती है, ये ऐसे किसी की भी चलेगी, हम्म, जवार की भी है तो भी चलेगी, बाकी दूसरी चीजों की वो भी चलेगी। हमारे एरिया में फुलियां बोलते हैं, फुलियां है। हाँ हाँ, तो अलग अलग इसमें थोड़ा से शब्द अलग रहेंगे, लेकिन ऐसे जो फूले हुए जो चीजें हैं बहुत ही ज्यादा हल्के, वही हमें सबसे ज्यादा प्रेफर करने। अगर ये हम प्रेफर करते तो ज्यादा तकलीफें नहीं होती। तो कैसे बनानी है फुलियां ये? सही वैसे ही खाली बाजार में बस? मिलते हैं, जैसे पॉपकॉर्न तैयार करते हैं ना सर। हाँ पॉपकॉर्न नहीं, ये होता बनी है। तो नमकीन भी मिलती है और मीठी भी नहीं मिलती है सिर्फ बाजार सर, ज्यादा नमकीन मत खाइए, नहीं तो सच में और ज्यादा जल्दी हाइपरटेंशन की तकलीफ बढ़ेगी। नहीं, नमकीन में। तो नहीं मीठी, मिल ऐसे ही खाइए, थोड़ा मीट मसाले में मिक्स कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नमकीन मत कीजिए। तो ये मीठी वैसे ही खा ले बस, इसको किसी में नहीं करना ये प्रोसेस? पूरी नहीं नहीं, होती, वो ऐसे ही होती खाइए सर, नेचुरल उससे बहुत ज्यादा टेस्ट। राहत मिलती है आपको। हाँ थोड़ा सा चाट मसाला वगैरह भी आप डाल सकते हैं, वैसे कोई बात नहीं। पीने का जो पानी है वो हम काढ़ा बनाकर ही इस्तेमाल करेंगे। 4 लीटर पानी उबालकर 1 लीटर बचाएंगे और वही पिएंगे। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन कम से कम उबाला हुआ तो पानी हम पिएंगे। इस ऋतु में पर्टिकुलरली जो सादा पानी है या बिना उबाले पानी है, उसका इस्तेमाल हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। शाकाहारी व्यक्ति उचित सब्जियां उबालकर धनिया, जीरा, काला मिर्च, अदरक, हींग लगाकर खाए। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, पानी उबाल के क्यों पिए? पानी उबाल के पीने के क्यों वैसे पिए? बहुत सारे फायदे हैं, जिसमें जीव एक जंतु होते हैं जो उसके अंदर छोटे सूक्ष्म जीव हैं वो खत्म हो जाते हैं इस ऋतु में, बारिश की वजह से नदियों में जो जाता है, और नहीं, वो मेन रीजन नहीं है सर। हाँ उसका पानी मतलब हल्का उसका हो मतलब जाता है कहता है उबलने हल्का हो से। जाता है, भारी का हाँ, उसका जो पानी है। जो है वो हाँ सबसे हल्का रहता है। फिर हाँ फ्रिज का पानी कैसा रहता है? भारी होता हूँ। भारी हैवी होता होता है। बहुत। हाँ, यानी गुरुत्तम रहेगा वो। हाँ ओके। सादा पानी, वो भी इस सीजन में गुरु ही, यानी डाइजेशन करने में बहुत ज्यादा तकलीफ ही देता है, तकलीफ ही देगा। अगर पर्टिकुलर कोई आदमी बोलता है कि मुझे बहुत पानी पीने की आदत है, मैं सबसे ज्यादा पानी पीता हूँ, कम से कम 5-5, 6-6 लीटर पानी मुझे लगता ही है, ऐसे पर्टिकुलरली जो पर्सनैलिटी है उनको सबसे ज्यादा बीमारी इसी सीजन में रहेंगे। तो गर्म पानी पीने का सबसे ज्यादा ये कि डाइजेशन में वो बहुत ही अच्छी तरह से हल्का हो जाता है। हम तो बोलते हैं गर्म के अगर आप करके पी ही रहे हो तो और ज्यादा थोड़ा सा संस्कारित करके करेंगे तो बाकी की भी तकलीफ नहीं बनेगी। तो संस्कारित जल का अर्थ क्या है? में हल्दी। हाँ, मैं अभी आएगा, लेकिन बात ऐसी है, जल कैसे पिए, कितना पिए और क्यों पिए, कब पिए, आपकी राय क्या है इसके बारे में? हाँ अमित जी, थोड़ा समय को देखते हुए मुझे लगता है कि इस विषय लाइट के को बाद, अपना हाँ आखिरी हाँ। विषय लेते हैं, जलपान नियम को आज का आखिरी सब्जेक्ट लेते हैं। ओके सर। जल कैसे पिए? हम्म, जल घोट घोट कर कर पिए। अच्छा गुड। इसका मतलब क्या है, कितना सिंपल है ये बताने के लिए स्लाइड तैयार किया है। इसका मतलब ये है कि देखो, अगर आप पूजा में बैठते हो तो आपको आचमन करने के लिए बोला है, पानी पीने के लिए तो बोला है, लेकिन ऐसे हाथ में लो और आपके थाली में, हथेली में जितना पानी आता है उतना ही पानी पियो। इसका मतलब क्या है कि उसका मतलब ही ऐसा है कि आपको पानी बार बार पीना है, लेकिन ज्यादा मात्रा में पीना ही नहीं है। और इस पर्टिकुलर सीजन में हम ये क्यों रिवाज ये करते हैं, क्योंकि ज्यादा मात्रा में अगर हम पानी पीते हैं तो उससे और ज्यादा तकलीफें बढ़ेगी। फर्मेंटेशन प्रोसेस हमारे जो इंटेस्टाइन में है वो सबसे ज्यादा बढ़ेगी। पानी कैसे पिए? इसका आंसर है, पानी खड़े होकर मत पिए।
अगर पानी पीना ही है, हाँ, आराम से बैठिए और उसके बाद ही पिए। बात समझ में आई? अभी सर ने जो हमारे जो वालिद सर है, उन्होंने अभी पानी पिया। सर आपने किस में से पानी पिया? बिस्लरी। प्लास्टिक की बोतल से पानी पिया है, तो इसका इस्तेमाल ना करें। नहीं करते, लेकिन अभी कुछ कंडीशन ऐसा है कि इसको करना ही पड़ता है। हाँ, लेकिन बाकी की जो ये रहता है, जनरली नहीं मिट्टी के करते बर्तन आते हैं या कॉपर के आते हैं, पीतल के आते हैं, स्टील के आते हैं, उसमें से ही पानी पिए। अगर हो सके तो मिट्टी का बनाया हुआ है जो पंच तत्व से युक्त हो, उससे ही पानी पीने की कोशिश करो। और किससे ना करे तो प्लास्टिक के जो थैलियां है, प्लास्टिक की जो बोतल से, उसमें तो जितना हो सके उसको आउटडेट कीजिए। तो क्योंकि अभी वो सबको सिखाने जैसी बात हो गई, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफें प्लास्टिक से ही बनते हैं। आपने जो अभी पानी पिया है तो उसमें लिखा है कि रीयूज मत कीजिए। उसका अर्थ ही ऐसा है कि उसमें माइक्रो प्लास्टिक तैयार हो जाते हैं, तो वही जाके बाद में दिक्कत पैदा करते हैं। तो पानी कैसा पिए? तो कम मात्रा में पिए, सिप सिप पिए। कितना पिए? थोड़ा थोड़ा पिए। कब क्या किस तरह से पीना है? हमें बैठकर पानी पीना है, यानी ज्यादा समय में पानी नहीं पीना है। अग्नि संस्कारित जल का ही हम इस्तेमाल करेंगे। अग्नि संस्कारित जल का मतलब ऐसा है, जो कुछ भी मसाले की चीजें है, जैसे थोड़ी सी मात्रा में धनिया रहती है, जीरा रहता है, या पिपली रहता है, या दालचीनी रहता है, जो भी कुछ रहता है, तमाल पत्र रहता है, वो थोड़े मात्रा में डाले। सूंठ रहता है वो उसमें डाले, उबाले, अच्छा, यानी फिल्टर करके लिए, और वही पानी पिए। उसका मतलब होता है अग्नि संस्कारित जल। और ये संस्कारित जल अगर हम जब पीते हैं तो और ज्यादा हमारी बॉडी को, यानी जो सोए हुए जो हमारे अंदर के जो भगवान श्री कृष्ण है, जो जाठराग्नि में स्थित है, उसको बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है। कम सर हाँ, सर ये बोलिए। अल्कलाइन वाटर फिर मतलब ये ऋतु में पीना चाहिए? मैडम, अल्कलाइन वाटर की ऐसी कोई जरूरत ही नहीं है। हमने जो कुछ भी तैयार, अभी जो एडवांस रिसर्च आ गए, वो बाद में अपने आप ही सब कल्प्रिट हो गए, यानी सभी उसमें कुछ ना कुछ फॉल्टी नजर आए। अगर आपको अल्कलाइन इससे ये करके मत पिए, आप हल्का है इसलिए पिए। हर एक पानी के गुण रहते हैं। पानी के गुण क्या रहते हैं वो पहले डिस्कस करेंगे। हमें सबसे ज्यादा सिखाया जाता है, अभी हम किसी भी डॉक्टर के पास अगर जाते हैं, हम बोलते हैं सर हम क्या परहेज करें, क्या खाना चाहिए? वो बोलते कुछ नहीं, बहुत ज्यादा पानी पियो और हरी सब्जियां खाओ। सच में बोलूं तो ये सबसे गलत राय वो देते हैं। वो आप जब करते हैं तो सबसे ज्यादा तकलीफें होती है। ये पानी का जो नियम है वो जब हमें प्यास लगती है तभी पानी पीना है। ये स्लाइड मैंने बढ़ाई है इस बार, कि इसका विषय नहीं था वर्षा ऋतु का, लेकिन पिछले बार बहुत सारे उसके ऊपर टॉपिक आ गए थे, तो शंकाएं थे, डाउट्स आ गए थे, उसके ऊपर मैंने बनाया है। पानी कब पीना है? जब आपको प्यास लगे तब आपको पानी पीना है। पानी कितना पीना है? जितनी प्यास है उतनी पानी पीना है। आपको सहन ही नहीं होता, आपको हर टाइम पे आधा आधा लीटर पानी पीने की जरूरत है, और वो इतनी गलत आदत लगी है, तो अगर ना पीता मैं, अगर पीते नहीं तो मेरे बॉडी को आपके बहुत डिस्कम्फर्ट लगता है, तो क्या करे? गर्म पानी पीना चालू करे। गर्म पानी जब आप पीना चालू कर देते हैं तो अपने आप ही जो 1 लीटर की आपकी जो प्यास थी, वो हार्डली 2-3 सिप में ही आपकी खत्म हो जाएगी। तो पानी कब पीना है? जब आपको प्यास लगे। प्यास लगने के बाद पानी पीना ही है। इसलिए हमारे जो सभी ग्रंथ है उसमें बार बार आचमन करने के लिए बोला है, और बार बार बोला है क्योंकि पानी की कमी भी नहीं रहनी चाहिए, लेकिन पीना भी इतना नहीं है कि बहुत ज्यादा में रहे। पानी को भी पचने में समय लगता है। बहुत सारे लोगों को लगता है, कोई बोलता है कि ये जूस पियो, वो जूस पियो, सुबह उठने के बाद पानी पियो, रात को सोते वक्त पानी पियो, रात में 1-1.5 लीटर पानी जाना चाहिए। सब कुछ गलत राय है। तो हम जो जो एक्सेस मात्रा में जो पानी लेते हैं, लेकिन वो पानी का भी बॉडी को पचन करना पड़ता है, और वो पानी का अगर अच्छी तरह से पचन नहीं हो गया तो उसके वजह से हमें बाकी की तकलीफें होती है, कि बाकी के अंगों में फिर अनावश्यक, जैसे
हार्ट के रिलेटेड अपने आप बीपी बढ़ता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपको बोलते हैं बहुत मात्रा में पानी पियोगा। वो क्या करते हैं, डायूरेटिक देके पानी निकालते रहते हैं। आपको बहुत ज्यादा खर्राटे लेते हो तो इसका मतलब है बहुत ज्यादा में आप पानी पीते हो। रात को सोते समय आपको पानी पीने की आदत है। आपके बॉडी में बहुत थुलथुलापन आ गया है, बहुत ऐसे बॉडी आपकी जो सहनन है वही नहीं रह गया। इसका मतलब ऐसा है कि आपका बॉडी में जो वाटर की क्वांटिटी है वो बहुत ही मात्रा में हो रही है, और उसके वजह से उसका न डाइजेशन अच्छी तरह से न होने की वजह से आपको तकलीफ हो रही है। अगर आपको खाना खाने के बाद ऐसा लग रहा है कि आपके बहुत ही ज्यादा चेस्ट के ऊपर लोड आ रहा है, तो इसका मतलब ऐसा है कि आपका पानी की क्वांटिटी प्रमाण से ज्यादा हो रही है। तो ये चीजें ध्यान रखो। पानी ज्यादा पानी पीने से अन्य रोग बढ़ते, थायराइड है, जैसे किसी को अगर मेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम आते तो एकदम से सूजन आ जाती है। ये सभी जो चीजें है वो जल तत्व से रिलेटेड है। पानी भी डाइजेस्ट होना पड़ता है, ये आयुर्वेद का कंसेप्ट है। और वो पानी उतना ही मात्रा में जाना चाहिए। अगर उसका अपचन हो गया तो कफ बनता है, सांस लेने में तकलीफ बनती है, सर्दी बनती है, नाक से पानी गिरना चालू हो जाता है। और हमारे बाकी भी जो अवयव है, जो ऑर्गन्स है, उधर पानी का फ्लो अगर ज्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब ऐसा हो रहा है कि बॉडी को जो जल तत्व का पाचन करने में प्रॉपर तरीके से टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हमने पिछले बार मैंने जो वो एक एग्जाम्पल दिया था कि खेत में बहुत ज्यादा पानी हो गया तो हम क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे। अगर अल्प मात्रा में है तो वापसा करेंगे, अपने आप ही हो जाएगा, लंघन करके हो जाएगा। थोड़े ज्यादा मात्रा में है तो लंघन के साथ पाचन करेंगे। और बहुत ही ज्यादा अगर खेत में पानी तो क्या करते हैं, डायरेक्ट पंप से निकालते हैं। वैसे कभी कभी हमें पंचकर्म करके वो बाकी के जो टॉक्सिन्स बाहर निकालने पड़ते हैं। क्षेत्र के अनुसार पानी के अलग अलग गुण के, अगर हरिद्वार का आता जो पानी है, जो हिमालय से बढ़ता है, वो त्रिदोष शामक है। नासिक या और कोक जो पानी आता है तो उधर ज्यादा किण्वन क्रिया ज्यादा रहती है। वो जब आप पानी पीते हैं तो आप उनके बॉडी में थोड़े थुलथुलापन या सूजन होने के चांसेस रहते हैं। कोकण और महाराष्ट्र दक्षिण भारत का जो पानी है उसमें भी ऐसे तत्व ज्यादा पाए जाते हैं। तो क्षेत्र के अनुसार से जब महाराष्ट्र में मिलने वाला पानी है, उत्तर प्रदेश में मिलने वाला पानी है, गुजरात में मिलने वाला पानी है, उनका टेस्ट और उनके गुण थोड़े थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। पानी से मूत्र क्रिया अधिक हो जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं, किसी को पथरी की तकलीफ हो गई है तो ज्यादा पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, आपकी क्या राय है? पथरी की तकलीफ है, ज्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए या नहीं? ऐसा कहते तो हैं कि पीना चाहिए ज्यादा नहीं, पानी। आपकी राय क्या, अगर सच में पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? चलो हाँ, मैं एक पीना एग्जांपल, चाहिए। दीदी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपका हार्ट है, एक्सीडेंट हो गया और उसमें बहुत सारे छाले आ गए, तो आप इस हाथ को रेस्ट देंगी या बहुत ज्यादा काम में लाएंगे? रेस्ट देंगे। तो फिर ये समझ तो आपको है, फिर किडनी के बारे में क्या होता है? सर अब ऐसा कहा जाता है कि पानी ज्यादा नहीं पीना चाहिए, ये मेरा भी अनुभव, मैंने जैसे डॉक्टर नहीं कहते नहीं हैं है, पानी ज्यादा मात्रा में नहीं पीना चाहिए, ये बात सही है। नहीं लेकिन पीना। पानी कम पीना चाहिए ये इसका मतलब नहीं है। हाँ, नहीं नहीं कम नहीं पीना चाहिए, लेकिन जब प्यास लगे तब पियो, जब पर्याप्त। प्यास, हाँ हाँ हाँ। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो उनके हिसाब से ठीक है, हाइड्रोथेरेपी रहती है, डायूरेटिक्स देते हैं उधर से फ्लश आउट करने के लिए बोलते हैं, वो ठीक है। लेकिन पानी का वो किडनी एक फिल्टर है। फिल्टर में क्या रहता है कि सभी पानी 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 बाहर जाएगा, क्षार उधर ही रोक के रखेंगे। बात समझ में आती है आपको? तो और ज्यादा अगर आपका इसमें हार्डनेस अगर ज्यादा है तो और शायद आपके पत्रिका बढ़ने के चांसेस और ज्यादा बढ़ेगी। बात समझ में आई आपको? तो ये जो राय दिया जाता है कि बहुत ज्यादा पानी पियो, तो बहुत ज्यादा मात्रा में उस समय तक ठीक है। लेकिन कभी कभी एक साल पली हुई पथरी रहती है और आदमी 5-5, 6-6 लीटर दूसरे साल में भी पानी पीता है, उससे बहुत ही यानी जो उसका जो प्रभाव है वो बॉडी के ऊपर सबको, सब ऑर्गन को झेलना पड़ता है।
अधिक कुछ कुछ लोग तो पानी इसलिए पीते हैं कि उनका उसके मल त्याग जो यानी तो टॉयलेट को उनको लगता है कि उसके वजह से सेंशन आएगा। ये धारणा भी बहुत गलत है। क्यों अगर उसके लिए अगर आप पानी पी रहे हो तो सुबह उठने के बाद ही पानी पीते। कितना पानी पीते? एक लीटर है। इधर मैंने एक अग्निकुंड दिखाया है। या अग्निकुंड के ऊपर अगर मैंने पानी डाल दिया तो उसका क्या होगा? बुझ जाएगी वो। तो हमारा भी अंदर भी तो एक अग्नि है जो श्री कृष्ण उसमें विष्णु जी उसमें स्नान करके बैठे। अगर हम बहुत ही ज्यादा पानी डालते हैं तो उसका डाइजेशन होगा क्या? नहीं नहीं होता होगा। ये मेरा। हाँ, मेरा अनुभव है सर जी। मैंने पी के देखा जैसे डॉक्टर लोग कहते 4 लीटर पानी, लेकिन नहीं होता। मेरे को जितना लगता है उतने मेरा फिर मतलब डाइजेशन खराब हो जाता है। सच में सच वही जी बात है कि उससे बहुत ज्यादा तकलीफ बढ़ती है। बीमार जी अंगों को भी आराम देना पड़ता है। अगर किडनी बीमार है तो किडनी को भी आराम करने की मौका देना चाहिए। हम अगर ऐसे करेंगे कि बार बार पानी पिएंगे तो उससे और ज्यादा तकलीफ बढ़ेगी। सूर्यास्त के बाद संभव हो तो पानी कम पिए। जी। सूर्यास्त के बाद जितनी प्यासे उतने ही मात्रा में पानी पिए। जो लोग थायराइड से रिलेटेड ज्यादा तकलीफें है वो शायद ही सूर्यास्त के बाद ज्यादा पानी पीते हैं, क्योंकि पानी के डाइजेशन के लिए भी सूर्य की जरूरत रहती है। जी जो लोग रात्रि में जागरण करते हुए और रात्रि में खाना खाते, रात्रि में ज्यादा पानी पीते, उनकी आयु उसके वजह से ही कम होती जा रही है। तो पानी का भी पचन करना पड़ता है। अग्नि पर पानी पर थोड़ा सा स्लाइड गलत हो गई। अग्नि पर पानी पड़ने से जैसे अग्नि बुझ जाती है। फिर सुबह हम क्यों पानी पीते हैं? बार बार हम पानी क्यों पीते हैं? एक समय में बहुत ज्यादा मात्रा में पानी क्यों पीते हैं? खाने के बाद पानी क्यों पीते हैं? अपचन में औषध अपचन में औषध उष्ण पानी, पाचन के बाद पीना बलदाई, खाते समय पानी होए अमृत समान, खाने के बाद जहर से जान, रात को जल पीना भारी पड़े, जिससे सर्दी जुकाम रोग सिर में चढ़े। तो जी अगर आपको हजम नहीं हो गया है तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इधर करना चाहिए, तो कुछ मत किए। थोड़ा सा इधर गर्म पानी पिए। ना कुछ खाए ना कुछ दवाई ले। गर्म पानी वो आपका इंडाइजेशन हो गया है, अपचन हो गया है, उसको डाइजेस्ट करेगा। पाचन के बाद यानी आपको लगा कि हाँ मेरा अभी डाइजेशन हो गया है, उसके बाद अगर आप पीना पानी पीते हो, कितना पानी पीते हो? प्यास लगे तब पानी पीते हो। जितनी प्यास लगी उतना पानी पीता है तो अपने आप ही आपके बॉडी का सहनन और जो बल है, इम्यूनिटी हो, अपने आप बढ़ना चालू कर देते हैं। खाते समय पानी अमृत के समान है। जब आप खाना खाते हो उसके बीच बीच में आप पानी पीते हो तो वो अमृत समान आपके बॉडी के ऊपर जो इफेक्ट दिखाएगा। और खाने के बाद जैसे जहर कोई खा रहा है उस तरह, जो आम विष बोलते हैं उसको, तो खाने के बाद अगर पानी पीते हो तो अग्नि के ऊपर पानी डालने के बाद क्या होता है? तो इसके लिए हम तक्र का पान करते हैं, खाने के बाद पानी का पान नहीं करते। उसके बाद जो हमारा पान आता है पान पट्टी में जो केंट लगा के चूना लगा के उसका सेवन करते हैं, पानी का सेवन नहीं करते। रात में भी अगर हम ज्यादा मात्रा में अगर पानी पीते हैं तो सर्दी की चीजें है, जुकाम की चीजें है, हाइपरटेंशन है, हार्ट रिलेटेड कुछ ना कुछ तो बीमारी है, ओबेसिटी से रिलेटेड कोई तो बीमारी है, या किसी किसी में उठने के बाद जो जॉइंट्स है वो बहुत ज्यादा पेन करते हैं। खास करके जो हिल्स ज्यादा बहुत ज्यादा दर्द करते हैं उनको सबसे ज्यादा रात में पानी पीने की आदत रहती है, और उसी के रिजल्ट स्वरूप वो सभी लक्षण रहते हैं। जल का सेवन उषा पान के साथ जब प्यास लगे तभी करे। शरीर में आम या टॉक्सिन्स हो, आपको लग रहा है कि मुझे अच्छी तरह से पानी भी शायद बहुत ही हेवी लग रहा है, तो शुंठ का उपयोग करे या और कुछ जो मसाले की जो चीजें है थोड़ा सा डाल ले, बहुत ही ज्यादा ज्यादा इसमें नहीं, उबाल के लिए और वही पिए। भोजन से पहले और बाद में जल का सेवन ना करें। पानी कब पीना है? जब आप खाना खा रहे हो, बीच बीच में आपको पानी पीना है।
कि किसी किसी लोगों को कोई ऐसी आदत रहती है खाना खाने के बाद 1 ग्लास 2 ग्लास पानी पीने की, वो बिल्कुल गलत आदत है। खाना चालू रहता है तभी पानी पीना है, खाने के बाद में नहीं। अल्प मात्रा में भोजन के मध्य में जलपान किया जा सकता है। डॉक्टर साहब पथ्य हाँ आहार को अगली बार ले लेते हैं। हाँ, ये अभी इधर से सॉरी, इसे भी और ज्यादा लंबा होता जा रहा है सेशन। तो आपको कोई अगर डाउट्स है तो अभी आप पूछ सकते हैं। अभी तो अगला जो स्लाइड था तो सबसे ज्यादा उससे बात करने वाली की चीज थी, क्योंकि अभी गटारी अमावस्या हो गई है, हार्डली 1-2 दिन पहले। तो उससे रिलेटेड बहुत ही अच्छा एक ये था कि आंखों में अंजन डालने जैसा वो स्लाइड थी कि मांसाहार करना चाहिए क्या। सच में हमारा वर्षा ऋतु में हमारे इतने उपवास क्यों आते हैं? हमें हमारे जो परदादा थे, हमारे जो कल्चर है, हमारे जो भारतीय सभ्यता है, इसमें पर्टिकुलरली इसी सीजन में सबसे ज्यादा उपवास क्यों आते हैं? उसका क्या रिलेशन है? हम क्या करते हैं? पानी ज्यादा क्यों पीते हैं? ये सभी यानी तली हुई जो चीजें रहते हैं वो ज्यादा क्यों खाते हैं, या फ्राई किए हुए जब खाते हैं तो उसके आप हमारे बॉडी के ऊपर क्या रिजल्ट आता है और आगे जाके वो कैसे तकलीफें निर्माण करते हैं, उसके रिलेटेड था। लेकिन बाद में वो नेक्स्ट सेशन में या जैसे जब भी ऐसा टाइम मिले उस टाइम पे हम ये डिस्कस करेंगे। आज इस स्लाइड के से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। मुझे एक पूछना था कि हम लोग बोलते हैं ना बारिश के सीजन में ज्यादा भूख नहीं लगती, बट कभी कभी अभी ये बारिश होने के बाद एक दिन बारिश खुल गई है तो बहुत ज्यादा ऐसे एसिडिटी की तरह या भूख लग रही है खा, तो ये गलत चीज है या क्या है, मतलब ऐसे होता दीदी है? फिर से एक बार आप क्वेश्चन करेंगे? हाँ, मतलब नॉर्मली ऐसे बोलते हैं ना कि बारिश में वगैरह इतना भूख नहीं लगता है, या फिर अचानक से किसी को ज्यादा भूख लग रहे, मतलब खाने के बाद भी ज्यादा भूख लग रही है या ऐसे कुछ हो रहा है, तो वो नॉर्मल है या फिर कुछ प्रॉब्लमेटिक होता है ऐसे? नहीं, आपने आपको वैसे आदत डाली है कि बार बार खाने की आदत डाल दी, तो नहीं, उसके अभी वजह से अभी ऐसा लगता है। अभी नहीं नहीं नहीं, हमेशा नहीं होता है। अभी बारिश 2 दिन आई थी, उसके बाद बारिश खुली समझो, और उसके बाद जब जैसे हमको एसिडिटी की आग आग जैसे लगती है, उसी तरह भूख बहुत ज्यादा लग रही है ऐसे। वो पित्त संचय का काल है, जब उसके बाद जो एकदम से उष्णता बढ़ती है। हाँ तो हमारे बॉडी में मैंने बोला था यथा ब्रह्मांड तथा पिंड, लेकिन इस हाँ समय में आप वो इसे फ्राइड और बाकी का जो चीजें आपको लगेगी कि आपको ऐसा लगेगा कि आपको भूख लगेगी, लेकिन खाना खाने के बाद वो इंडाइजेशन ही होने वाला है आगे जाके। हाँ हाँ अगर बहुत ही ज्यादा एकदम ही पूरा खुला आसमान है तो हाँ शायद आप खा सकते हैं, लेकिन जिनको ज्यादा समय तक इस पृथ्वी लोक में वास करना है, तो जो योगी रहते हैं वो एक बार खाना खाते हैं, भोगी रहते हैं वो 2 बार खाना खाते हैं, और जो रोगी रहते हैं वो 3-4 बार खाना खाते हैं। और जो नरक का प्रवास करने वाला है तो हर टाइम खाते रहता है, रात को भी खाते रहता है, दिन में भी खाते रहता है। हम्म तो जितना भी आ जाए आपको 2 ही टाइम खाना खाना है। हम्म। ओके, थैंक यू। जी, रुचि मैडम। हाँ सर, आपने बोला कि वो लाई खानी चाहिए रात को अगर लेट हो गया खाने में, तो मुरमुरे भी खा सकते हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, मुरमुरे भी खा सकते हैं। ठीक है। और एक एक मिनट, पूछो आप क्या पूछना। नमस्ते सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, 1 मिनट संगीता, अ, एक बोलिए मिनट बोलिए, जोर से बोलो, जल्दी बोलो, फास्ट बोलो। नमस्ते अंकल। हाँ, जल्दी बोलो जो पूछना है। पिछली बार सैटरडे को हमने जल्दी बोलो, फास्ट। तो मैंने पिछली बार पूछा था कि वेद का माने क्या होता है, नॉलेज होता है। तो आज मैं पूछना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य का माने क्या होता है। स्वास्थ्य का मतलब? हाँ, स्वास्तिक। स्वास्तिक। स्वस्तिक का मतलब ऋषि जी शायद आपके लिए क्वेश्चन है। हाँ, स्वस्तिक का मतलब ऐसे होता है सुअस्तिक, है ना, कल्याणकारी। स्वास्तिक का मतलब होता है कल्याणकारी। स्वस्ति शब्द जो है वो कल्याण को बताता है बेटा, है ना, ब्लेसिंग्स। तो जो हमारे स्वस्तिक लिए का अच्छा मतलब होगा। द वन हाँ। हु कैन, हाँ, द वन हु गेट्स ब्लेसिंग्स, है ना, फ्रॉम हम्म। एवरीवन। और एक क्वेश्चन है अंकल का, वो भी पूछ लो फटाफट, जल्दी पूछो जो आपको पानी का पूछना है सुबह। मेरी मम्मी, मैं उठता हूँ सुबह
जोर से बोलो। सेकंड क्वेश्चन है कि मैं सुबह उठता हूँ, मेरी मम्मी 1 गिलास पूरा गर्म का पानी देती है, तो वो अच्छा होता है क्या? नहीं होता है बेटा, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आपको प्यास है सुबह उठने के बाद, अगर आपको लगता है कि आपको पानी पीना चाहिए, आपको प्यास लगे, तब आप पी सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सुबह उठने के बाद पानी पीना चाहिए। हाँ, जरूर पीना चाहिए, लेकिन वो कब पीना चाहिए? सुबह 5-5:30 बजे। कितना पीना चाहिए? 1 गिलास तो ठीक है, लेकिन जब सूरज आता है उसके बाद बार बार पानी पीना गलत है। 7 o'clock। नहीं, इनका क्वेश्चन ये है कि ये सुबह में रात भर सो के जब सुबह में उठते हैं तो इनकी मदर इनको कुनकुना जो सुबह में वार्म वाटर होता है वो देती हैं पीने के लिए 1 गिलास। प्यास अगर लगती है हाँ। तब आप पी सकते हो। और दूसरी बात ऐसी है, जितना आपको प्यास लगी है उतना आप कर सकते हो। और लेकिन लेना ही है अगर पानी फिर भी, तो ऊंचा पान के लिए भी पानी बोला है, लेकिन अगर वो सुबह 8 बजे और 9 बजे का टाइम नहीं है, वो टाइम है 5:30 बजे का, 6 बजे का, 6:30 बजे तक। उस समय तक आप अगर आप पानी दे रही हो तो गुणकारी रहेगा। उसके बाद अगर देंगे तो वो भी एक्स्ट्रा जल जो हमारे इसमें बॉडी में जाता है उसके हिसाब में वो देखा जाएगा। आप कितनी बजे उठते हो सुबह में? 7:30। 7:30। हाँ, तो मत पियो बेटा। तो फिर 7:30 नहीं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं थोड़ा जल्दी उठोगे जल्दी उठ के तब, थोड़ा पियो तो चलेगा। है ना? और अगर 7:30 उठ के मेरी प्यास मम्मी लग बोलते है कि सौंफ खाओ और अजवाइन खाओ और पॉटी करो। ये चलो थैंक यू बोल दो, चलो थैंक यू बोलो। थैंक यू। हाँ, संगीता मैम बात पूछिए। जी सर, मुझे ये पूछना था कि पहले अब हम दोपहर को भी खाते हैं, रात को भी खाते हैं, राइट? तो अभी मेरा कुकिंग क्लासेस है ना, तो बना बना के ना अभी मुझे ऐसा हो गया ना, मेरा दोपहर का खाना और रात का खाना मतलब एक 3, 3:30, 4 बजे का हो जाता है, और फिर शाम को मुझे भूख ही नहीं लगती। तो क्या ये सही है? नहीं, एकदम से गलत है। आपका वेट एक्स्ट्रा है ना मैडम? क्या? वेट कितना है आपका? 70। आपको खाने के बाद पेट पेट फूलता रहेगा, हाँ, अब पेट साफ भी नहीं होता रहेगा, थोड़ा टाइम पे बहुत भी नहीं होता रहेगा। मॉर्निंग में हो जाता है। हाँ, मुझे लेकिन डिस्कम्फर्ट ज्यादा रहता है। हम्म। तो लेकिन आजकल बहुत कम, मतलब मुझे ऐसा खाने को कुछ भी ऐसा नहीं, सिर्फ दाल चावल ऐसा चाहिए, बाकी ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं होता है मुझे वही कि मैं दीदी, ये वही खाऊं वही वो है खाऊं। एक्चुअली। जब भी दिन में तो खाना खाइए वो तो बात ठीक है, लेकिन बात ऐसी होती है कि हमें हमें बोला जाता है कि सुबह का जो खाना नाश्ता है वो राजा जैसा करो। एक्चुअली बहुत ही गलत है कि यार 2 ही टाइम पे खाना खाओ। तो आपका बहुत ही हेवी वर्क है जैसे फार्मर करते हैं, उस समय में आप 3 टाइम खाना खा सकते हो। तो सुबह का खाना कब कब खाना है? तो 10 बजे के आसपास खाओ। सुबह 10 बजे से शाम दोपहर के 2 बजे तक अगर आप खाना खाते हो तो वो आपको बिल्कुल भी कोई दोष पैदा नहीं करेगा, ना डाइजेशन के ऊपर रहता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर पित्त का काल रहता है। सुबह लेकिन 6 भूख ही नहीं लगती ना। हाँ, वो बोलता हूँ ना, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक का जो काल रहता है वो कफ का काल रहता है। इस समय में अगर आप कुछ खाते हो तो आपको पता चलेगा कि खाने के बाद एक सुस्तापन आ गया है। वो कब बढ़ने की वजह से होता है? वो प्रकृति से ही आपको वैसा हो गया है। दोपहर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक अगर आप खाना खा रही हो तो वो पित्त का काल है। उस समय में अगर आप कुछ अन्न का सेवन करते हो तो डाइजेशन के लिए वो सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर दोपहर 2 बजे से शाम को 6 बजे तक ये काल है, वात का काल रहेगा। इस समय में आपने पत्ते का भी खाया तो वो ज्यादा से ज्यादा ऐसे वात के ही सिम्टम्स दिखाएगा। तो खाना कब खाना चाहिए? 2 बजे के तो बाद बिल्कुल भी मत खाओ। हाँ, अगर बात ऐसी हो गई कि सुबह से लेकर आपने कुछ खाया नहीं है तो भी थोड़ा सा कम मात्रा में खाओ, लेकिन सुबह 10 से 2 बजे तक का एक टाइम फिक्स करो। उसका थोड़ा सा 15-20 मिनट आगे पीछे हो सकते हैं, तो वो एक ही टाइम पे फिक्स करो और उसी टाइम पे खाना खाना चालू करो। 2 बजे के बाद 6 बजे तक जितना आप अवॉइड करेगी तो उतना अच्छा है।
अगर 2 ही टाइम पे खाना खाना है तो सुबह एक टाइम और सूर्यास्त से पहले यानी 6 बजे से आप उसके सूर्यास्त तक आप खा सकते हैं। संगीता मैडम देखिए, थैंक यू। फॉर्मूला एकदम सिंपल है कि हम जो भी खाना खाएंगे उसको पचने में कम से कम 4 घंटे का समय लगेगा, है ना। तो अब आप कह रहे हैं कि आप खाना खाते हैं, सुबह का जो खाना है वो 4 बजे के करीब खा रहे हैं, है ना। तो अब 4 से 8 तो वैसे ही चला गया 4 घंटे, और शाम के समय में पचने में तो और समय लगेगा। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? तो इस वजह हाँ, से और शाम वो के समय तो भूख रात को नहीं लगती। 10-11 बजे खाना जाएगा और हाँ, उस टाइम में नहीं खाना नहीं, खाए मतलब तो मैं फिर रात को तो खाती ही नहीं हूँ आजकल, पर मतलब वो बहुत 6-8 महीने हो गए, रात को तो आप नहीं जो खाती हूँ मैं। वही आप जो कह रहे हैं ना कि भूख नहीं लगती आपको, वो इसीलिए नहीं हम्म। लगती क्योंकि 4 बजे का खाना ही अंदर अभी डाइजेस्ट होने में स्ट्रगल कर रहा है। तो सबसे अच्छा जो लाइफस्टाइल में चेंजेस हैं, और ये बात बिल्कुल सही है कि हम अपनी इतनी दिन की भर की व्यस्तताओं में हैं कि हमें इसकी प्रायोरिटी नहीं समझ में आती। मैंने भी इनफैक्ट अभी अभी अपना ये रूटीन चेंज किया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपना खाना यूनिवर्सिटी पहुंचने के पहले ही ख़त्म कर लेता हूँ। यूनिवर्सिटी में 10 बजे जाता हूँ, मैं 9:30 बजे के करीब अपना खाना खा लेता हूँ, और उसके बाद में पूरा दिन लाइट फील होता है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। और शाम का खाना जो है, मैं घर आके 5 बजे, 5 साढ़े 5 बजे तक मैं शाम का खाना खा लेता हूँ। भूख भी लगती है और लाइट भी बना रहता है पूरा शरीर, जो दिन भर थकावट थी वो भी लगभग ज़ीरो हो गई। तो ये आप कोशिश करें, आप सुबह में जब अपनी कुकिंग क्लास शुरू करें उसी के पहले ही खा के आप रेडी रहें, फिर दिन भर काम करते रहें, है ना। चलिए, सर थैंक यू। राहुल जी। राहुल पतकी जी, आपका हैंड रेस था। चलिए, कोई सवाल नहीं है तो डॉक्टर साहब फिर मेरे एक दो हेलो। सवाल हैं। हाँ हेलो। राहुल जी, बोलिए, बोलिए। हेलो, हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्ते। हेलो, हाँ आ रही सर आवाज जी? हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज। हाँ हाँ। सर सॉरी, मैं अटेंड तो नहीं कर पाया हूँ इसको अभी, अच्छा। आज का सेशन को। लेकिन वही थोड़ा सा मेरे को पूछना था हाँ हाँ। कि जैसे मेरे को इसका गैस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, मतलब हमेशा। हम्म। तो उसके लिए कैसा कर सकते हैं? रूटीन मेरा थोड़ा सा गड़बड़ है अभी, तो उसके लिए बात करना था। एक्चुअली ये अभी पर्टिकुलरली वर्षा रिलेटेड से है, लेकिन खान पान में अगर आपके बहुत ज्यादा पल्सेस अगर आ रही है तो वो भी ज्यादा दिक्कत देती है। हाँ इस सीजन में पल्सेस जो है यानी बहुत ही ज्यादा डॉक्टर्स भी रहते हैं कि बोलते हैं कि स्प्राउट्स खा लीजिए, या कभी कभी आपने हमारे इसमें ही दिन में एक बार तो कुछ ना कुछ तो पल्सेस रहती है। वो पल्सेस इस टाइम में सबसे ज्यादा वातकारक रहते हैं। तो उनका गुण ही है विष्टंभ तैयार करना, यानी अच्छी तरह से वो हेवी भी रहता है और पेट भी नहीं साफ करता और गैसेस भी बनाता है। वो उस अन्न का गुण ही है। और उसको एंटीडेट हमारे इसमें क्या है, तो हमारे इसलिए इसलिए बोलते हैं कि तर्रीदार रहता है। अगर हमने मटकी किया, मूंग की उसल की, तो वो उसमें लिक्विड रहता है और तो जानबूझ के उसमें तेल डालते हैं। ये एक संस्कार है, हमें मालूम है, उनको, हमारे माताओं को या जो हमारे जो पूर्वज थे उनको मालूम है ये आगे जाके तकलीफ देने ही वाला है। तो इसके लिए उसका एंटीडोट उसके साथ ही हींग या तेल मिक्स करके देते हैं, तो उसके ज्यादा तकलीफ नहीं होती। और दो दो तीन तीन बार अगर खाना खा रहे हो तो ये तकलीफ आपने कितना भी अच्छा खाना खाया तो भी आपको होने वाली है। अगर गलती से अगर आपको ऐसा लग रहा है, अगर नाश्ते की चीजें ज्यादा हो रही है, आप सूजी खा रहे हो, उपीट खा रहे हो, इडली डोसा उत्तप्पा खा रहे हो, सेव खा रहे हो, भेल खा रहे हो, या कुछ बाहर के जैसे रोटी रहती है, बटर रोटी रहती है जो बहुत ही ज्यादा हेवी है, ये अगर चीजें खाते हो तो ये तकलीफ आपने कितना भी ये किया, परहेज किया, तो ये तकलीफ आपको होने ही वाली है। तो जी जी। पर्टिकुलरली जवार की रोटी रहेगी, उसमें थोड़ा-सा अचार आप इस सीज़न में खा सकते हो, चटनी खा सकते हो, खाने से पहले थोड़ा-सा घी ले सकते हो। अगर इनडाइजेशन पानी के साथ जो हमने सिद्ध जल आज बोला है, थोड़े से मसाले, कौन-सा भी मसाला जो आपके साथ पास हो, वो उबाल कर आप अगर करते हो, तो वो भी डाइजेशन के लिए आपको हेल्प करने वाला है। और ये सीज़न ही सर उपवास का है, ये खाने अच्छा, का जी जी सीज़न ही नहीं है। ये इसीलिए जी। तो सबसे ज़्यादा उपवास इस सीज़न में आए। और आपको जी मालूम है क्या, हमने कितना भी ये किया ना, लोग सुधरने वाले नहीं है।
ना आप सुधरेंगे, ना आपके घर वाले सुधरेंगे, ना आपके दोस्त और ना कुछ मोहल्ला सुधरेगा। और यही बात जानकर हमारे जो पूर्वज थे, जो ऋषि जी थे, जो आचार्य थे, उन्होंने इस आहार शास्त्र को धर्म शास्त्र के साथ मिलाया हुआ है। तो आप तो करेंगे तो आपको आप पता चलेगा आपको, अरे हाँ, फिर सोमवार का व्रत क्यों रखने का है, गुरुवार का क्यों रखने का है, या शनिवार को उपवास क्यों करते हैं। आपसे सबसे ज्यादा उपवास करने का धर्म का सहारा लेकर हमारी जो हम धर्म रक्षित रक्षित जो बोलते हैं, तो उसी हिसाब से अगर आप धर्म का पालन करेंगे तो धर्म भी आपका पालन करेगा। जी और हमारा इसीलिए सबसे ज्यादा उपवास इसी सीजन में रहते हैं। अभी कुछ दिन बाद ये होने के बाद नवरात्रि चालू हो जाएंगे। वो इसीलिए है कि जितना हो सके उतना ज्यादा उपवास करो, उसी से आपकी हेल्थ में ज्यादा सुधार होने वाला है। और जी जी आपको हाँ गर्म पानी पियो, नहीं तो जो हमने जो लाही बोला था वो आप खा सकते हो। आपको जी पेट में दर्द हो रहा है, फूल रहा है, इसका मतलब है डाइजेशन नहीं हो रहा है। जितना कम खाना दोगे उतना हाँ अच्छा फूलता रहेगा। है। हाँ, तो जितना कम खाना दोगे जी उतना अच्छा रहेगा। खाने में हींग का थोड़ा सा उपयोग कीजिए, गर्म पानी का उपयोग कीजिए। खाने से पहले 1 चम्मच घृत का पान कीजिए, यानी थोड़ा सा घी खा लीजिए। और सबसे ज्यादा हमने इस काल का रसायन बोला था, हरड़ चूर्ण है। हरड़ चूर्ण और थोड़े से सेंधा नमक मिला के अगर इस पर्टिकुलरली सीजन में खाते हैं, तो ये जो कुछ आपकी तकलीफ है वो 2 मिनट में जाएगी। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो अदरक है। अदरक को अगर थोड़ा सा हम्म, सेंधा नमक मिला के भी खाते हो, तो भी पहले ही इसमें यानी शुरुआत ही उससे कीजिए, तो जो कुछ ऐसे सारी तकलीफें है वो उससे रुक जाएगी। राहुल जी, फिर जी भी काम कर सकते हैं कि अगर आपकी इंडिविजुअल जी कुछ है समस्या, और सभी के लिए मैं कह रहा हूँ, देखिए क्या है कि हर चीज के बारे में ऑनलाइन डिस्कशन जो है वो हो सकता है उपयुक्त न हो। तो केस टू केस बेसिस पे आपकी हेल्थ को लेकर कोई समस्या है तो आप डॉक्टर अमित काशिद से पर्सनली भी बात कर सकते हैं। उनके नंबर यहाँ उन्होंने डिस्प्ले किए हुए हैं, तो आप उनसे बिल्कुल बिल्कुल। अपॉइंटमेंट ले लीजिए और एक बार बता दीजिए। जी जी सर, एक चीज सर बोलिए। हाँ सर, एक चीज मेरे को मतलब काफी दिनों से आपसे बात करनी है मेरे को। जी, अभी कर लूं सर बात? किस बारे में? सर मेरा क्या होता है सर, बहुत ज़्यादा अभी मेरे लगभग 6-8 महीने से मेरा बहुत ज़्यादा रूटीन गड़बड़ है। रूटीन शुरू से ही गड़बड़ है, कई सालों से गड़बड़ है। तो वो ठीक हो ही नहीं पा रहा है, और उसके कारण मेरे को बहुत सारी तकलीफें शुरू हो गई हैं। हाँ तो मैं रूटीन ही नहीं कर मतलब बहुत चाह के भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो हाँ, कैसे करूं और क्या प्लान से करूं, उसके लिए मतलब मेरे थोड़ा आपसे बात करनी थी। इसके लिए डॉक्टर साहब को आप पहले एक 50,000 रुपए की किस्त भेज दीजिए। उसके बाद में वो रूटीन जो देंगे वो आप अपने आप फॉलो करेंगे। एक्चुअली क्या होता है, हमने एक बात खास तौर पे देखी है, जब आप अपनी रूटीन को इन्वेस्टमेंट के साथ जोड़ते हैं, और आम भारतीय जो है हेल्थ को इन्वेस्टमेंट समझता ही नहीं है। वो सारे इन्वेस्टमेंट, वो इंश्योरेंस करवाएगा उसको इन्वेस्टमेंट समझेगा, जमीन खरीदेगा उसको समझेगा, लेकिन अपने हेल्थ के ऊपर मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, ये हम भारतीयों के दिमाग से बड़े समय से निकल गई है सब्जेक्ट, है ना। तो डॉक्टर अमित काशिद हैं, डॉक्टर इंद्रमोहन खंडेलवाल हमारे ग्रुप में हैं, ये सब लोग हेल्थ और वेलनेस के एक्सपर्ट्स हैं। तो क्या करिए, इनका एक प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए कि डॉक्टर साहब मैं आपको ठीक होने के पैसे दे रहा हूँ, बीमार होने के बाद पैसे नहीं दे रहा हूँ। मैं बीमार ना पड़ूं इसके लिए पैसे दे रहा हूँ, और मुझे ये बताइए कि मेरे रूटीन में मुझे क्या क्या चेंजेस करने हैं, किन औषधियों का सेवन शुरुआत से करना है, किन चीज़ों को छोड़ना है। इन चीज़ों के ऊपर जब आप पैसा डाल देंगे, ये मेरा पर्सनल अनुभव है, मैं आपको मतलब लाइट नोट पे नहीं कह रहा, बड़े सीरियस नोट पे मैं बात कह रहा हूँ, कि जब इंसान किसी भी एक सब्जेक्ट के लिए, जैसे हमने एलसी के लिए 25,000 या कुछ 20,000 जो भी हमने पे किया, तो हम हर थर्सडे को बड़ी शिद्दत से उसको अटेंड करते हैं ना, वो अंदर से एक भावना आ जाती है। तो इसी तरीके से इस बात को किसी न किसी कोच को या वेलनेस मेंटर को आप ज्वाइन कीजिए। एलसी को न करें, एलसी में हमारा सौभाग्य कि इतने अच्छे सब मेंटर्स हैं हमारे पास, लेकिन ना तो अपने शहर में ढूंढिए, लेकिन करिए। नहीं, मैं एलसी मेंबर हूँ सर मैं।
जी नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इसके लिए हेल्थ की पर्सनल मेंटल हेल्थ के लिए के बिल्कुल लिए बिल्कुल आप बिल्कुल। अपने, या तो अपने शहर में, या ये जो इतने एक्सपर्ट्स हैं इनसे जी पर्सनली बात करके ये करिए। क्योंकि इसमें क्या होगा, एक बार जब इन्वेस्टमेंट का रूटीन चला गया ना, फिर कोई पूछने वाला होगा। अभी आपसे कौन पूछता है? अभी आपका डाइट चार्ट नहीं बना होगा, अभी आपके न्यूट्रिशनल जो वैल्यूज हैं उसको चेक नहीं किया होगा। तो ये सब चीजें आप किसी वेलनेस कोच से या हेल्थ एक्सपर्ट से मिलकर डिसाइड कर सकते हैं। और मैं तो इस बात में फर्म बिलीव करता हूं कि बीमार पड़ने के बाद डॉक्टर को जितना पैसा देना पड़ता है, उसके आधे का आधा अगर आप उनको पहले दें, तो वो आपको स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी उठाने को तैयार होंगे। क्यों डॉक्टर साहब, जी यस काशी जी? ठीक है ना, ये वाला मामला कि अगर भारतीय पहले ही पैसे देने लग जाए, तो कोई डॉक्टर इस बात की चिंता ही नहीं करेगा कि बीमार हों और लोग हमारे पास आए। डॉक्टर प्रमोद भी मुस्कुरा रहे हैं, सर ऐसा हो जाए तो वो बढ़िया है, महीने की ईएमआईज हमारी शुरू हो जाए। तो बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छा लगा, मतलब मुझे ये जान के अच्छा लगा कि आप अपनी हेल्थ को लेकर अब कंसर्न हो रहे हैं, और ये इसकी पहली स्टेप है, अपनी प्रॉब्लम को रियलाइज करना और फिर आगे बढ़ना, है ना। जी 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 आखिरी के दो तीन सवाल अमित जी मैं पूछना चाहता हूँ। अभी आपने आज की प्रेजेंटेशन में बहुत सारी बातें की। एक जो आपने कहा कि घी से खाने की शुरुआत करें, तो घी से खाने की शुरुआत करने का मतलब क्या है आपका? क्या एक चम्मच अलग से हम घी लें और उसको खाएं शुरुआत में? हाँ सर, कुछ एक और आप कर? डायरेक्ट भी खा सकते हो, वो हाँ ऐसा भी मतलब है। दूसरी चीज ऐसी होती है कि यानी जो अगर दाल पे अगर आपने डाला हो, तो पहला जो आप ये लेने वाले, तो पहला उसके जो ग्रास लेने वाले, तो उसी से पहले इसका लेंगे। तो उससे दो तीन ये हो जाएगा। अगर आपको कोई पित्त की बीमारी है तो वो पहले रुक जाएगी। दूसरा ऐसा है कि अगर किधर छाले हो गए या अल्सरेशन हो गए हैं, तो जब आप घी पीते हो तो वो लेपित तो करते हैं, यानी जो कुछ वुंड है, तो उसको हीलिंग के भी प्रमोट करता है। और लेप होने की वजह से जो कुछ मसालेदार वगैरह जो आने वाली जो चीजें हैं, तो जिसके वजह से और ज्यादा डिस्कम्फर्ट बनने वाला है, तो वो इरिटेशन ना होने की वजह से डाइजेशन भी थोड़ा सा कूल रहता है। और जब पेट फूलने की जो समस्या रहती है, वो हाँ भी बहुत अच्छी मात्रा में रुक जाते हैं। जैसे यज्ञ में हम आहुति करते टाइम घृत का ही प्राण ये करते डालते हैं, तेल का नहीं करते। उसी समान यानी ये पित्त शामक भी है, और वो वात भी नहीं बढ़ने देता। तो उसके वजह से घृत शुरुआत के इसमें ही खाना चाहिए। ये जो इसमें मोटापा और कोलेस्ट्रॉल की जो समस्याएं जो लोग कहते हैं कि घी खाने से बढ़ती है, सर क्या? गलत, रिसर्च ही गलत है। तो घी अच्छा। तो जितना खाया जा सकता है उतना खा लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि जो बहुत जब हम कुछ भी जलाकर खाते हैं, जैसे हम्म। तेल जलाकर खाते, जैसे कोई हमारी माता जी इधर है और वो चपाती रोटी करती है, सेकती है, तो जब फूलती है उसके बाद उसके ऊपर से ऑयल डालते हैं, और वो फिर उल्टा कर देती है, तो अपने आप ही तेल जलना चालू हो जाता है। वो जब जिधर जलता है, वो उसके बाद ही एलडीएच बढ़ना चालू हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना चालू हो जाता है। एक्चुअली हाँ एलडीएच को बुरा कोलेस्ट्रॉल मानते हैं और उसको घटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉडी में एक्चुअली वो बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं है सर। जो कुछ हमारे जो सभी हम जो एंटीऑक्सीडेंट उससे जो तैयार हो जाते हैं, सभी जो कुछ अंदर का जो हमारे वेन्स के जो 3 लेयर्स है, तो उसमें वो जलन चालू कर देता है। तो उसके वजह से क्या होता है, जो सेल वॉल है वो अपने आप ही जलन में कर देती है, उधर डैमेज करना चालू कर देती है। और वो एलडीएच है, वो सीमेंट का काम है। तो इधर हमारा लीवर जो सब चीजें पहचानता है, और एलडीएच का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना चालू कर देता है। तो वो क्या कर देता है कि उधर जाकर लेपित हो कर देता है। और तो उसके वजह से हम ज्यादा बोलते हैं कि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ये एम हो गया, टैम हो गया। लेकिन वो एक्चुअली जो कल्प्रिट हो, हम जो जलाकर जो सब कुछ खा रहे हैं, उसके वजह से हाँ, है। ये जो इसलिए पराठा पराठा बेसिकली दोनों तरफ तेल लगा के तवे पे उसको सेक हाँ, होता है उसी। तो जलना जब चालू हो जाता है तभी ज्यादा सर कोलेस्ट्रॉल के वगैरह बात आती है। घृत से रिलेटेड ऐसे कुछ भी हमें सर पंचकर्म के लिए आप एक एक चम्मच की बात कर रहे हैं। हमने जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत मात्रा में बढ़ा है, तो उनको घृत पान करके पहले दिन 30 ml, 60 हाँ ml, हाँ 90 ml, 150 ml,
250 ml ऐसे हम उनको पान करते हैं। और ये सब वमन विरेचन सब होने के बाद उनका कोलेस्ट्रॉल भी कम हुआ रहता है। तो वो बात वैसे ये नहीं होती। तो घृत जितना हो सके यानी पथ्य कारक है। 3 चीजें हमारे खाने में रहनी ही चाहिए। पहला है पित्तों को कम करने वाला, वो है घृत यानी घी। दूसरा है ऑयल जो वात को कम करने वाला है, उसके वजह से सभी पल्सेस में हम ऑयल डालते हैं। और तीसरी चीज है हनी, मधु। तो मधु के ऊपर हम आगे इस टॉपिक में ही, क्योंकि पर्टिकुलरली बारिश के सीजन में मधु जल का सेवन करने के लिए बोला है। वो क्यों है, उसका हमारे बॉडी पे इतना क्या असर है, तो नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे सर। बहुत सुंदर। एक आपने कषाय भोजन एस्ट्रिंजेंट टेस्ट है, हाँ, एस्ट्रिंजेंट तो टेस्ट। मुझे मुझे इसमें ये जानना है कि पीछे वाले सेशन में भी आपने हरितकी के बारे में कहा। तो आजकल ये इस तरीके का जो हरड़ मिलती है, ये शोधित हरड़ के नाम से आती है, पतंजलि की भी है और अन्य की भी है। तो ये क्या इसको भी हरितकी ही मान के सेवन हाँ, किया जा सकता है? हरितकी बोल के, लेकिन सर वो जो पर्टिकुलर जो टैबलेट आपके हाथ में दिख रहे हैं, तो हाँ उसके आपका पेट साफ हो जाएगा। हाँ हाँ, तो उसका भी ध्यान रखो। अगर आप किसी बाहर जाने वाले हैं, तो ऐसे आपको थोड़ा सा एकदम से इमरजेंसी कॉल आ सकता है, तो इतना भी सेवन ना कीजिए, थोड़ा थोड़ा किया तो भी चलिए। मैं काफी समय से इसको ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक जगह आयुर्वेद का ही कोई एक पढ़ा था कि दुनिया की सभी चीजें आप पे बुरा असर डाल सकती है, लेकिन हरित की जो है वो हरड़ एक ऐसी माँ है, आयुर्वेद में उसको कहा है कि सही जो बात। आपके ऊपर कभी बुरा असर नहीं डालती है, ऐसा कहीं पढ़ा था। हाँ। उसके बाद एक एक हरितकी का सेवन करना शुरू किया, और इसका जो इससे एक चीज और भी मैंने महसूस की कि खाने के बाद जब इसको आप मुंह में रख लेते हैं, तो सलाइवा तुरंत बहुत सलाइवा बनाती है ये हरितकी। और आई थिंक यस। सलाइवा जितना अंदर पेट में जाएगा उतना वो पाचन क्रिया में मदद करेगा। हाँ तो सर, ऐसा हरड़ एक ऐसा द्रव्य है जो रसायन स्वरूप का है। लेकिन हाँ ये भी जान लीजिए कि वो खाने के अगर उससे ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो खाने के बाद आपका पेट साफ हो रहा है और पेट साफ करने के लिए ही आप उसका सेवन कर रहे हैं, ये बात भी नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ, अगर ऐसा मतलब होता है, जुलाब जुलाब की तरह इसको नहीं लेना है नहीं आपको। लेना है। हाँ, और नहीं तो क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ऐसी आदत रहती है, जैसे यानी जो कुछ बहुत सारे सुख चारक चूर्ण है, या ये इतने इनकी आदत रहती है, तो वो जो आदत है वो भी नहीं डालने की। अगर थोड़ा सा रसायन आप शिफ्ट कर सकते हो, आंवला भी आप ले सकते हो इस समय में। हाँ, तो इसका मतलब हम सामान्य नियम ये है कि रोज हरड़ खा सकते हैं, खा एक सकते हैं। हाँ सर। हाँ, और फिर से भी उसकी आदत मत लगवा के लीजिए। अगर मदद वो नहीं खाया तो आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो ये हाँ बात गलत है। हाँ, ठीक तो ठीक। उसके जगह पे फिर आप आंवला का यूज कर सकते हैं हाँ, फिर। आंवला है, सौंफ है, या हाँ इस तरह हाँ, की चीज। नहीं सर, ये पर्टिकुलर सौंफ ये रसायन द्रव्य नहीं है, अच्छा, आंवला ये आंवला रसायन द्रव्य आंवला आंवला, ठीक है, मैं समझ गया। एक आपने जो कहा कि छाछ जो है वो बारिश के दिनों में भी छाछ पी सकते हैं, पी सकते हैं सर। और दिन में पीना चाहिए, रात में अलाउड नहीं? रात में नहीं पीना, वो नेक्स्ट स्लाइड में आएगा हमारे। अच्छा, रात में नहीं पीने का वो भी। ओके। खाने के बीच में आपने कहा पानी पी सकते हैं, तो इसकी कोई मर्यादा तय है कि कितना पानी खाने के बीच में पी सकते हैं? आधा गिलास, एक गिलास? सर आपकी डाइजेशन पावर जो आपको अंदर से फील होता है उतना ही लेने का है। ठीक है, थोड़ा पानी मतलब हाँ, लेने का जैसे आचमन ही करने के लिए बोला है पर्टिकुलरली। उसका हेतु ही ऐसा है कि ज्यादा मात्रा में पानी पीना ही नहीं है। ओके। खाने के बाद ही छाछ इसीलिए पीने के लिए बोला है, जो कुछ आपूर्ति पानी की होने वाली है वो उससे ही होने वाली है। हाँ, और एक आखिरी सवाल ये था कि आपने पहले भी कहा कि वर्षा ऋतु में जो पूर्वज की जो हवा होती है वो बीमार ज्यादा करती है। तो इस समय में जैसे वॉकिंग करने के लिए हम लोग जाते हैं, तो हवा से बचने का प्रयास करना चाहिए, नंबर वन। और दूसरा, इस ऋतु में फर्श भी बहुत ठंडा हो जाता है। तो क्या सामान्य अवस्था में मोजे पहन के रखना, अपने आप को उस ठंडाई से बचाना, ये एडवाइजेबल? हाँ डेफिनेटली सर, लेकिन वो पूर्व की जो हवा मैंने जो बात की थी, वो हाँ अभी नैऋत्य की हवा चल रही है। यानी पूरे भारतवर्ष में जो कुछ हाँ, हवा आ रही है वो नैऋत्य मौसमी आ रही है। तो अच्छा इससे पहले जो आ रहे थे, यानी एकदम से गड़गड़ाहट करके जो आए होंगे, वो पूर्व दिशा की ओर से आए होंगे। तो अच्छा। वो सबसे ज्यादा तकलीफें देता है, वो सृष्टि को भी देता है सबसे ज्यादा, यानी खेत की
फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर देना, पेड़ उखाड़ के फेंक देना, वो पर्टिकुलरली जो गुण है तो वो पूर्व की हवा के है। नैऋत्य मौसमी वारे शांत रहते, हेल्दी रहते, बलकारक रहते। तो ये बात तो सही है, तो लेकिन आपने जो बात की वो भी आगे नेक्स्ट इसमें आने वाले है कि यानी आहार में हो गया, विहार में क्या, लेकिन हाँ, तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारा जो कुछ एक्सरसाइज होती है वो नहीं करने की, थोड़ा बहुत कर सकते हो और ठंड से बच कर ही रहना है और गीले से भी, ह्यूमिडिटी से भी बच के रहना है। आपके नमी अगर कपड़े पे आ गई तो बाद में दिक्कत देंगे, वो नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सत्र हम सब यहीं समाप्त करते हैं। हम सब की तरफ से आप धन्यवाद के भाव को स्वीकार करिए। डॉक्टर प्रमोद ने तो लिखा ही उसके अंदर चैट में, बहुत अच्छा सेशन हुआ और हर बार आपसे जो ये चीज़ें हम सीख रहे हैं, मैं समझता हूँ कि एक एक परिवार के अंदर आयुर्वेद का ये ज्ञान जा रहा है और इस ज्ञान से उनके निश्चित रूप से उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। हम सबके बीच में आने के लिए और इस ज्ञान को भारत की जनता तक पहुंचाने के लिए एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी लोगों को भी समय पे ज्वाइन करने के लिए और पूरे सत्र में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद, थैंक यू वंदे सर। मातरम। गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट सर। थैंक्स।